स्वागत है आप सभी का खबरों की दुनिया में। आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। देश, दुनिया और शहर जिले से कौन सी अभी तक की बड़ी और अहम खबरें, आइए देखते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का डभोई में प्रचार, कहीं अवैध गतिविधियों पर बुलडोजर चलाने की बात। गुजरात चुनाव के पहले चरण के लिए 1 दिसंबर को मतदान, चुनाव प्रचार आज से बंद। और कांग्रेस के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार का वडोदरा में प्रचार, भाजपा की नाकामियों पर दागे सवाल। वडोदरा की डभोई विधानसभा बैठक पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शैलेश मेहता के प्रचार हेतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। गुजरात के डभोई में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शैलेश मेहता के प्रचार के लिए आए हुए योगी आदित्यनाथ ने कॉमर्स कॉलेज पर जनसभा को संबोधित किया। बड़ी संख्या में यहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी पर प्रहार करते हुए कहा कि अवैध रूप से निर्माण करने वालों और अवैध गतिविधियां करने वालों पर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बुलडोजर चलाना पड़ेगा। यहां उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए आतंकवाद बढ़ाने के आरोप लगाए। योगी आदित्यनाथ ने गुजराती में शैलेश मेहता के लिए वोट मांगकर विधानसभा में जंगी बहुमत से जिताने की अपील की। कोई सोचता था अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो पाएगा? 500 वर्षों तक संघर्ष चला था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व, दूरदर्शी और दृढ़ निश्चयी नेतृत्व का कमाल है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। भाइयों बहनों, दिसंबर 2023 में जब रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण होगा तो भाइयों बहनों, ये भारत के राष्ट्र गौरव का मंदिर बनेगा। हर भारतीय गौरव की अनुभूति करेगा और यह भी संकल्प करेगा कि गुलामी के अंशों को हमेशा के लिए समाप्त होना ही चाहिए। गुलामी सदैव के लिए समाप्त होनी ही चाहिए। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, महाकाल में महालोक का पुनर्निर्माण, केदारपुरी उत्तराखंड में केदारपुरी का पुनरुद्धार, बद्रीनाथ धाम के सुंदरीकरण की महायोजना, और द्वारिका में भी तो हुआ है। द्वारिका धाम के पुनरुद्धार का कार्य, सुंदरीकरण का कार्य जिस भव्यता और दिव्यता को प्राप्त कर रहा है, सोमनाथ मंदिर जिस प्रकार की दिव्यता को प्राप्त कर रहा है, भाइयों बहनों, ये आस्था का भी सम्मान है। और जिन सूरवीरों ने इन आस्था के केंद्रों को सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को बलिदान किया था, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव भी प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है, दमदार तरीके से बनने जा रही है, और गर्भावती को उसका वैभव और उसकी पहचान दिलाने वाले भाजपा के हमारे प्रत्याशी शैलेश भाई सोटा जी तो नाम के अनुरूप काम भी कर लेते हैं। और नाम देखिए, जो नाम के अनुरूप काम कर ले वही आपका नेतृत्व ले सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, भाजपा नेतृत्व ने उन्हें फिर से अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। आप सबसे मेरी अपील है कि गर्भावती में अब केवल कमल ही कमल खिलना चाहिए। सहमत हैं? आप सभी सहमत हैं? सुआब बधा, भाजपा ने भव्य जीत आपसो, हाथ ऊंचा करने समर्थन आपो। आज उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी डभोई में विधानसभा प्रचार माटे आव्या था। 5 वर्ष पहला पण मारा माटे अहींया आव्या हता अने आशीर्वाद साथे मने जीताडवानी अपील करी थी। आज फरी आशीर्वाद आपीने
જંગી બહુમતીથી જીતાડવાની લોકોને અપીલ કરી છે। गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 1 दिसंबर को 19 जिलों में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की 89 बैठकों के लिए 788 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, जिसका चुनाव प्रचार आज से बंद हो गया है। 14वीं गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा है। संविधान के अनुरूप नई विधानसभा का गठन जरूरी है, जिसके लिए 1 दिसंबर को प्रथम चरण का मतदान होगा। इस बार गुजरात में 4,91,17,308 मतदाता मतदान करेंगे, जिसमें से अधिकतम युवा मतदाता है। इन चुनाव के लिए 51,782 पोलिंग बूथ लगाए गए हैं। 142 मॉडल पोलिंग वोटिंग सेंटर्स हैं। दिव्यांग और वृद्धों के लिए खास व्यवस्था रखी गई है। गुजरात विधानसभा की 182 बैठकें हैं। सन 2013 में मोरबी को अलग जिला घोषित किया गया। 15वीं गुजरात विधानसभा के चुनाव के लिए इस बार त्रिकोणीय जंग है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सामने आप भी अपने बड़े बड़े दावे लेकर मैदान में है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता बचाना एक चुनौती है। किसकी सरकार बनेगी ये तो 8 दिसंबर को ही पता चलेगा। प्रथम चरण के मतदान इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये पूरे चुनाव का रुख बदल सकते हैं। प्रथम चरण के 19 जिलों में कच्छ, सुरेंद्रनगर, मोरबी, राजकोट, जामनगर, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड़ हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार ने वडोदरा में कांग्रेस प्रत्याशियों के हक में चुनाव प्रचार किया। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार इन दिनों जोरों शोरों से चल रहा है। स्टार प्रचारक भी लगातार प्रत्याशियों का समर्थन करने वडोदरा आ रहे हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार ने वडोदरा की सयाजीगंज विधानसभा से उम्मीदवारी कर रही कांग्रेस के प्रत्याशी अमीर रावत के समर्थन में गोरवा ITI निकट एक सभा को संबोधित किया। गुजरात विधानसभा चुनाव के मतदान में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में लगातार चुनाव प्रचार को तेजी दी जा रही है। इसी के तहत JNU के नेता और कांग्रेस के प्रखर वक्ता कन्हैया कुमार ने सयाजीगंज की उम्मीदवार अमीर रावत के लिए वोट मांगे। उन्होंने मोरबी दुर्घटना मामले भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। गेंडा सर्कल से लेकर मनीषा चौकड़ी तक बन रहे फ्लाईओवर ब्रिज के सालों साल चल रहे निर्माण को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए। कन्हैया कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पर कई सवाल दागे। मोरबी में जो दर्दनाक हादसा हुआ, जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। कल कुछ लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। मैं उनके भी परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। गुजरात में शराबबंदी है, तो सवाल ये है कि शराब कहाँ से आ रहा है, इस पर विचार कीजिएगा। लेकिन आप अपने जीवन से जुड़े हुए मसलों पे विचार न कर सकें, इसीलिए गुजरात के चुनाव में मैं देख रहा हूं कि भूख की बात नहीं हो रही है, भावनाओं की बात हो रही है। भावना रखना और भावनाएं होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात कही जाती है, भूखे भजन न होए गोपाला। मैं जब रास्ते से आ रहा था तो मैंने अपने साथी को पूछा कि ये जो पुल है ये कितने साल से बन रहा है। उन्होंने कहा 5 साल से बन रहा है। 5 साल से 5 साल में वही लोग दोबारा जो 2017 में सरकार बनाए थे, वो 2022 में सरकार बनाने के लिए आपसे वोट मांग रहे हैं, लेकिन 5 साल में उनसे पुल नहीं बन पा रहा है। वडोदरा के गोरवा इलाके में कन्हैया कुमार की जनसभा की इजाजत ली गई होने के बावजूद चुनाव अधिकारियों ने जनसभा करते वक्त कांग्रेस के नेताओं से इस मामले वाद विवाद किया, जिसके चलते मौके पर घर्षण भी देखने मिला। कांग्रेस के नेता नरेंद्र रावत और चुनाव अधिकारी के बीच यहां कहासुनी देखने मिली।
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने गुजरात के अहमदाबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सभा में कोई नहीं जाता। गुजरात की जनता ने चुनाव से पहले ही भाजपा को हरा दिया है। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन में आंकड़ों का मायाजाल रचा जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने भाजपा पर कई आरोप लगाए। आज हालत यह है कि 4 मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों से आए हुए हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा केंद्रीय मंत्री यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और उसका सीधा कारण ये है कि जो 2C का मॉडल है करप्शन और कमीशन का, उसकी वजह से गुजरात की जनता ने भाजपा को चुनाव लड़ने से पहले इस बार हरा दिया। और हालत ये हो गई है कि लोगों को पैसे देकर लेकर आना। हमारे पास एक वीडियो और भी है, आने वाले समय में उसको भी हम चलाएंगे 1 या 2 दिन में, जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी बट रही हैं जिनके ऊपर यहाँ पर बैन है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम जाना चाहते हैं। अभी हिमाचल का जब चुनाव हुआ तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन 15/11/2022 को निकाला। नोटिफिकेशन का नंबर है 491/491/मीडिया पॉलिसी /2022। और उसमें जो वाक्य है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन इंग्लिश में था, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। ऑल द मीडिया इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट आर हेयर बाय एडवाइज्ड नॉट टू publicize any such article program related to the dissemination of results during the prohibited period between 8 AM on 12th November 2022 Saturday and 5:30 PM 5th November 2022 Monday in the current general elections of the state legislative assemblies of Himachal Pradesh and Gujarat 2022 to ensure free and fair elections as stated above in the commission's communication. इलेक्शन कमीशन की खुद की रूलिंग है और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में आगाह कर चुका है कि इस तरह के ओपिनियन पोल सर्वेज ये नहीं चलने चाहिए। देश के लोकतंत्र के लिए घातक है। कुछ बिजनेस हाउसेस मीडिया हाउसेस को चला रहे हैं और वो बिजनेस हाउसेस को बीजेपी फायदा पहुंचाती है। बीजेपी का दबाव है उन बिजनेस हाउसेस पर कि आप इस तरह के शो चलाइए। यहां तक हद है कि नोएडा से आए हुए एंकर यहां मंदिरों में खड़े होकर वोट अपने शोज कर रहे हैं। जब कैंडिडेट मंदिर में जाकर वोट नहीं मांग सकता है, मीडिया हाउसेस जानबूझकर मंदिर में घूम घूमकर जो काम बीजेपी चाहती है वो हो रहा है। ऊपर और नीचे की पट्टियां जो हैं वो बीजेपी के रंग में कहीं ना कहीं रंगने का काम किया है। मुझे याद है हरियाणा का चुनाव, एक सी वोटर सर्वे करके आता है, 90 में से 83 सीटें उसने दिखाई, 83 आई कितनी 40 भाजपा की। लेकिन आप सोचिए जो फ्लोटिंग वोटर है, जो बीजेपी से नाराज है, ये साइकोलॉजिकल जो वॉर गेम है, इलेक्शन कमीशन इस पर ध्यान दे कि इस तरह के सर्वेस के पीछे कहीं मोटा पैसा तो नहीं छुपा हुआ है। क्या नोटबंदी का पैसा यहां तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है? क्या मीडिया हाउसेस दबाव में तो नहीं है? होड़ लगी हुई है, कौन भाजपा के नजदीक कितना दिखाएगा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ चैनल्स हैं जिनके अंदर आपस में प्रतिस्पर्धा लगी हुई है कि शाम को डिबेट कैसे कितनी गंदी से गंदी की जाए, किस तरह से भाजपा को पक्ष दिखाकर उसको आगे दिखाया जाए। 27 साल में भाजपा ने गुजरात को जिस तरह से चूसा है, उसकी वास्तविक पिक्चर ना जाए जनता तक। महंगाई पर कोई बात ना हो, महंगाई का सवाल ही ओपिनियन पोल में नहीं होना चाहिए।
ओपिनियन पोल में मोरबी का सवाल ही नहीं होना चाहिए, लट्ठा कांड का सवाल नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास थोड़ी देर में दिल्ली में भी हम कंप्लेंट दर्ज करेंगे, राइटिंग में करेंगे कि आप ही के नोटिफिकेशंस का उल्लंघन यहां पर हो रहा है। गुजरात में पाटण के सिद्धपुर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के रोड शो में भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। गुजरात के पाटण के सिद्धपुर में आज गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दैथले 4 रस्ता से भाजपा कार्यालय तक सिद्धपुर के भाजपा उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत के समर्थन में ढोल नगाड़ों के साथ विशाल रोड शो किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का जगह जगह पुष्पों से स्वागत किया गया। रोड शो में जुड़े समर्थकों, कार्यकरों, स्थानीय नेताओं के भारी संख्या में जुड़ने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी का शक्ति प्रदर्शन नजर आया। मुख्यमंत्री ने रोड शो के अंत में विशाल सभा को संबोधित किया और बलवंत सिंह राजपूत को पूर्ण बहुमत से जिताने का विश्वास जताया। VNM टीवी पे आप देख रहे हैं VNM न्यूज। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाएगा नहीं ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी हैं। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वडोदरा की अकोटा बैठक के भाजपा प्रत्याशी चैतन्य देसाई ने सनफार्मा रोड पर चुनाव प्रचार किया। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 का चुनाव प्रचार इन दिनों पूरे चरम पर है। सभी राजनीतिक दल जन जन तक पहुंचने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वडोदरा की अकोटा विधानसभा बैठक से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन लड़ रहे चैतन्य देसाई ने सनफार्मा रोड पर रैली निकालकर लोगों से जनसंपर्क करते हुए वोट करने की अपील की। चैतन्य देसाई ने लोगों के घर घर जाकर फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को चुनने का आह्वान किया। इस दौरान लोगों ने भी फूल मालाएं पहनाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रतिशत बहुत बढ़िया मिल रहा है। बहुत उमंग और उल्लास से लोग बुला रहे हैं, हार बार पहना रहे हैं और इस बार की जंग बड़ी अच्छी रहेगी हमारी और बहुत ज़्यादा मतों से जीतेंगे ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं। आज कौन से विस्तार में रैली का आयोजन किया गया है? हमने आज इलेक्शन वार्ड नंबर 11 से रैली की शुरुआत की है और लगभग हमारा काफ़ी बड़ा विस्तार खत्म होगा आज रजवी टावर के आसपास से होकर।
गुजरात के नर्मदा जिला की डेडियापाड़ा विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चेतर वसावा को पकड़ने की कोशिश पुलिस कर रही है। આ ભાજપની સરકાર ગુંડાગર્દી પર ઉતરી આવેલી છે। તમામ પોલીસને મારી પાછળ મને ઉચકવા માટે મૂકી દીધી છે, પણ તમામ જનતાને કેમ છું અપીલ કરું છું, હું નાનો માણસ છું અને મને હરાવવા માટે અમિત શાહ અને એની આખી પોલીસ અહીંયા મારી પાછળ ફરે છે, એટલે જાગી જવાની જરૂર છે। તમારા સાથ અને સહકાર મળશે તો ચોક્કસ અમે જીતીશું અને આ પોલીસની હેરાનગતિ સામે તમારે પહેલી તારીખે એવું જંગી મતદાન કરવાનું છે કે એમને ભાન આવી જાય કે આ આદિવાસીના છોકરાને છેડવાની શું અસર થાય છે। પોલીસે પ્રચાર માટે નથી, મને ઉચકવા માટે મારી ગાડી અટકાવેલી છે, તો સારું થયું આ બધા દોડીને ઘેરી વળ્યા મને ઉચકવા માટે, મને હમણાં તમારું નિવેદન લેવાનું છે, તમારું જવાબ લેવાનું છે એમ કરીને ઉચકવા માટે લઈ જતા હતા। એટલે આ સીટ એ લોકો ગુમાવવાના છે, એ ચોખ્ખી વાત છે। અને ભાજપ હવે અમિત શાહ ગુંડાગર્દી પર ઉતરી આવેલો છે અહીંયા। ના, પણ અત્યારે પોલીસે તપાસ કરી તો કઈ નિવેદન કઈ મળ્યું? મને ઉચકવા માટે આવેલા એ લોકો મને ઉતારીને પેલી એમની પોલીસની ગાડીમાં બેસાડતા હતા। गुजरात के वडोदरा शहर में शहरवाड़ी विधानसभा से कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन लड़ रहे गुणवंत राय परमार लोगों के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में इन दिनों हर गली मोहल्ले में चुनाव प्रचार चल रहा है। सभी राजनीतिक दलों के नेता दिन रात चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वडोदरा के शहरवाड़ी विधानसभा से कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन लड़ रहे गुणवंत राय परमार कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ घर घर जाकर डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की असफलताओं को पैम्पलेट के जरिए उजागर करते हुए कांग्रेस पार्टी को परिवर्तन के रूप में चुनने की अपील शहरवाड़ी विधानसभा के मतदाताओं से की जा रही है। आज मेरे शहर विधानसभा 141 में 3 लाख से ज़्यादा मत से मेरा मतदारों, मेरा वडील है, भाई बहन युवान के साथ, और मेरा वार्ड नंबर 4 का प्रेसिडेंट भाई वर्मा जी, इसके साथ मेरा बेटे समान है मेरा प्रशांत जी, और साथ में डाया भाई, और साथ में मेरा महिला आगेवान हेमांगली बहन, और सब साथ में बहनों और भाइयों सब साथ में घूमते हैं। युवान साथ में है, सब बहनों साथ में है, और मेरा वार्ड का सब संगठन का आगेवान साथ में है, यूथ का सब है, और मेरा खास करके मेरा बड़ौदा सिटी का महामंत्री और मेरा संचालक जिसके राह पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ऐसे मेरे बेटे समान पवन गुप्ता जी, और सब साथ में रख के अभी वार्ड नंबर 4 के जो हमारा माजी प्रेसिडेंट है वसंत भाई पटेल, उसकी सोसाइटी, उसके ऑफिस से बाद में मधुबन बंगलोज में आए हैं, वहाँ भी मेरा सब सर्कल वाले लोग हैं, सब ने मुझे आवकार दिया है, मत देने का वादा दिया है। आप गुणवंत भाई मत चिंता करो, आप हमको मत देंगे, परिवर्तन की लहर शुरू हो गई है, आप अच्छे और सरस उम्मीदवार है। मैंने बोला हूँ कि आपके बीच में मैं रहता हूँ, मेरा महावीर हॉल पास में मेरा बंगला है, वहाँ मैं स्थानिक उम्मीदवार हूँ, जिसलिए खूब आनंद भी हुआ है। और साथ में वो मेरा अनुक्रम नंबर 1 ही मेरा नाम गुणवंत राय परमार जी है, और तारीख 5/12/2022 के दिन अपने इष्ट देव को पूजा करके मत मुझे दिलाना है। गुजरात के वडोदरा शहर में युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ह्यूमन चेन बनाकर छात्रों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। देश दुनिया में भारत देश लोकतंत्र की सबसे बड़ी मिसाल पेश करता है। गुजरात में इन दिनों विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसे लेकर लोकतंत्र के इस उत्सव में शिरकत करने की प्रेरणा मतदाताओं को दी जा रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में मतदान जागरूकता अभियान अंतर्गत वडोदरा की 14 स्कूलों के 3000 से ज्यादा छात्रों को एकत्रित किया गया और सुरसागर तालाब के आसपास ह्यूमन चेन बनाकर वडोदरा शहर के नागरिकों को मतदान की प्रेरणा दी गई। हम लोग बरोड़ा स्कूल बगीखाना से आए हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि देश के विकास के लिए हमें मतदान करना चाहिए। जो युवा पीढ़ी है आज की उसको भी मतदान करना चाहिए, अपना रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करना चाहिए उसको भी, और मतदान ही एकदम श्रेष्ठ दान है। युवा पीढ़ी भी मतदान की ओर जागरूक हो, इस आशय के साथ प्रशासन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर AB गौर ने उपस्थित रहकर सभी को मतदान की प्रेरणा दी। वडोदरा शहर के प्रथम बार के जो मतदाता है, ऐसे PTC कॉलेज के युवा भाई बहन और सभी 14 स्कूल्स है यहाँ की, जिनके बच्चे यहाँ उपस्थित हुए, उन्होंने एक चेन का निर्माण किया और सभी को एक संदेश देने का प्रयास किया है कि बरोड़ा ज़िले के सभी मतदाता पूरे उत्साह और उमंग के साथ पार्टिसिपेट करें और 100% मतदान हो, इसके लिए अपना पूर्ण सहयोग बढ़ाएं।
गुजरात के जूनागढ़ में जहरीला पदार्थ पीने से 2 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत होने की घटना सामने आने से प्रशासन सख्ते में आ गया है। गुजरात में इन दिनों चुनावी माहौल है और नशीले पदार्थों पर पुलिस की पैनी नजर है। इसी बीच जूनागढ़ में जहरीला पदार्थ पीने से 2 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत की खबर सामने आई है। जूनागढ़ के गांधी चौक इलाके में रिक्शा स्टैंड निकट कुछ लोगों ने एक बोतल से पेय पदार्थ पिया, जिसके बाद 2 रिक्शा चालकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। उसे इलाज के लिए जूनागढ़ सिविल अस्पताल रेफर किया गया है। दोनों मृतक युवकों का पोस्टमार्टम कराने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। कुछ दिनों पहले ही बोटाद में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो गई थी और चुनावी माहौल के बीच फिर कोई ऐसी घटना न घटे, उस पर चौकसी बरतते हुए पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। एकता रिक्शा चालक के लीडर है, उसकी हमने हमारा एक उद्देदार ने जान किया कि ऐसा ऐसा ये गांधी चौक में हो गया है। तो हमने बोला कि आप कहाँ पे हो भैया? तो उसने बोला कि चलो हॉस्पिटल जाना है। तो हम तुरंत हॉस्पिटल पहुँचा। तो यहाँ आया, पुलिस भी बहुत थी, पब्लिक भी बहुत थी। तो हमने पूछा पुलिस को कि क्या है सर जी? तो उसने बोला कि इसमें कोई शराब में केमिकल है। तो क्या केमिकल है क्या नहीं है? उसने कोई सेवन किया है नशीली पदार्थ का, तो उसमें क्या है बता नहीं सकते कोई, सही क्या है गलत क्या है। हमने सोचा कि उसका रिपोर्ट आएगा, यून रिपोर्ट, उसके बाद हम गलत का भी जवाब देंगे, सही का भी जवाब देंगे। गुजरात के वडोदरा शहर में कारेली बाग इलाके में बीती रात एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हुई है। वडोदरा के वीआईपी रोड पर वोडा सर्कल निकट बार बार सड़क हादसे होते हैं। बीती रात भी यहां दिव्येश प्रजापति नामक युवक हादसे का शिकार हुआ। बार बार हादसों के बावजूद यहां सीसीटीवी कैमरा, स्ट्रीट लाइट बंद स्थिति में है। इस मामले सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश परमार ने आपत्ति जताई। वडोदरा शहर में आवेल जे वीआईपी रोड है, अवारनवार आ वीआईपी रोड पर अकस्मात थता होय छे। આજે તમે જોઈ શકો છો કે ગઈકાલે રાત્રે 3 વાગ્યાનો જે બનાવ છે, અહીંયા ગાડી જે કહેવાય છે કે દિવ્યેશ કુમાર નામના વ્યક્તિનું જે મૃત્યુ થયું છે, ટૂંક સમય પહેલે પણ ધોરણ 12 માં ભણતી વિદ્યાર્થીનું મૃત્યુ થયું છે। એટલે કહી શકાય કે વડોદરા શહેરનું તંત્ર ઘોર નિંદ્રામાં છે। આજે તમે જો કે વુડા સર્કલ જે રાત્રિ બજાર હજારોની સંખ્યામાં લોકોની અવરજવર હોય છે, અહીંયા ગાડી સીસીટીવી કેમેરા પણ બંધ હાલતમાં છે। સાથે સાથે જે સ્ટ્રીટ લાઇટ કહેવાય છે કે મેઇન સ્ટ્રીટ લાઇટ છે, જ્યારે વડાપ્રધાન એસએસબી વડાપ્રધાન 18 તારીખે આવ્યા હતા ત્યારથી આ સ્ટ્રીટ લાઇટ કંઈક ને કંઈક ખોવાઈ ગઈ છે અથવા તો ચોરાઈ ગઈ છે તેવું લાગી રહ્યું છે। આજે તમે જોઈ શકો છો નાગરિકોની સેફટી, સલામતી, સુરક્ષાની વાતો કરનાર ગુજરાત સરકાર સાથે સાથે વડોદરા કોર્પોરેશનના કેટલાક અધિકારીઓ, કેટલાક નેતાઓ મોટી મોટી વાહવાહી કરી રહ્યા છે, પરંતુ આ રોડ પર અવારનવાર અમે લોકો લેખિતમાં, મૌખિકમાં, સાથે સાથે આવેદન સ્વરૂપે રજૂઆત કરી છે, છતાં પણ કોઈ પણ જાતનું નિરાકરણ નથી આવતું। અમારી 3 માંગણી છે કે ભાઈ અહીંયા ગાડી પેદલ પુલ બનાવવામાં આવે અથવા અંડરગ્રાઉન્ડ બ્રિજ બનાવવામાં આવે અથવા તો પંપની સુવિધાઓ કરવામાં આવે। એટલે અમારી માંગણી, અમારી રજૂઆત તાત્કાલિક ધોરણે વડોદરા શહેરના કલેક્ટર, મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રી, ચેરમેનશ્રી, સાથે સાથે સાંસદશ્રી આ તમામને રજૂઆત તો કરી છે, પરંતુ हमारी रजूआत डस्टबिन में नाखवामां आवे छे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सूरत के कतारगाम में रोड शो का आयोजन कर आम आदमी पार्टी के समर्थन में वोट मांगे। गुजरात में विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा है, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के समर्थन में अरविंद केजरीवाल ने सूरत के कतारगाम में भव्य रोड शो का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के बच्चों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए दी गई गारंटी जनता तक पहुंचाई। गुजरात में परिवर्तन की लहर के साथ अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी के हक में वोट मांगा। दोस्तों, 27 साल में इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। चारों तरफ महंगाई, चारों तरफ बेरोजगारी, केवल गुंडागर्दी करी है इन्होंने। अभी हम लोग आ रहे थे पीछे से, इन्होंने हमारे ऊपर पत्थर फेंके। बताओ मेरा क्या कसूर है? इन्होंने हमारे ऊपर पत्थर फेंके। अरे मैं इनको कहना चाहता हूं, 27 साल में कुछ काम कर लेते तो पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी 4 दिन पहले इनका एक नेता कहता है केजरीवाल की आंख फोड़ देंगे, केजरीवाल की टांगे तोड़ देंगे। यार मैंने क्या कसूर किया है? मेरी आंख तोड़ दोगे मेरी? मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा है? मैंने किसी का कुछ गलत काम किया है? मैं तो कहता हूं मैं लोगों के स्कूल बनवाऊंगा,
ये कहते हैं आंख फोड़ देंगे केजरीवाल की, मैं कहता हूं बिजली मुफ्त करूंगा, ये कहते हैं टांगे तोड़ देंगे केजरीवाल की। अरे मैं आके अपने काम बता रहा हूं, तुम भी अपने काम बताओ ना। तुम काम नहीं बताते, केजरीवाल को गालियां देते हो। गालियां देने से तो गुजरात का विकास नहीं हो सकता। वडोदरा की सयाजीगंज बैठक से चुनाव लड़ रहे वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयूर रोकड़िया अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से लगातार मिल रहे हैं। वडोदरा की सयाजीगंज बैठक पर भारतीय जनता पार्टी ने वीएमसी के मेयर केयूर रोकड़िया को विपक्ष नेता अमीरावत के सामने चुनावी मैदान में उतारा है। चुनाव प्रचार के अब कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में केयूर रोकड़िया सयाजीगंज इलाके में घूम घूम कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सयाजीगंज के इंडियन पेट्रोल पंप से लेकर उंडेरा गांव तक खुली जीप में सवार होकर जनसंपर्क करते हुए केयूर रोकड़िया ने लोगों को फिर एक बार सयाजीगंज में भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की अपील की। इस दौरान जगह जगह फूल मालाओं के साथ केयूर रोकड़िया का मतदाताओं द्वारा स्वागत किया गया। आज वार्ड नंबर 9 के उंडेरा गांव और उसके आजू बाजू के सभी सोसाइटियों में उम्मीदवार के तौर पर और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर प्रचार में निकले हैं। जिस तरह जन समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है उस हिसाब से, और जो विकास के कार्य भारतीय जनता पार्टी की कॉरपोरेशन ने, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने किए हैं और जिसके फलस्वरूप यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है और जो उनके जो प्राण प्रश्न थे उसका भी निराकरण लाने के लिए कॉरपोरेशन जो कटिबद्ध हुई है, जो प्रयत्न किए हैं, उनके कारण जन समर्थन भी हमें भारी मिल रहा है। और हमें विश्वास है कि जिस तरह यहाँ जन समर्थन प्राप्त हुआ है, जिस तरह हमारे परिश्रमी कार्यकर्ता काम में लगे हैं, आगे दिनों में कॉरपोरेशन के अंदर जिस तरह काम हो रहा है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। सर, आज कहाँ से रैली का आयोजन किया गया? आज पुष्पक टेनामेंट उंडेरा गांव से ये रैली पूरे गांव में घूमेगी और ये सभी सोसाइटियों में भी घूमेगी। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर से 68 लखतर दसाड़ा विधानसभा बैठक के कांग्रेस उम्मीदवार नौशाद सोलंकी ने भव्य रोड शो के जरिए लोगों को उन्हें जिताने की अपील की। गुजरात विधानसभा 2022 के चुनाव को बहुत ही कम समय बाकी रह गया है। ऐसे में कांग्रेस, भाजपा, आप, निर्दलीय समेत सभी पार्टियां जनसंपर्क कर अपनी पार्टी को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लखतर दसाड़ा 60 विधानसभा बैठक के कांग्रेस उम्मीदवार नौशाद सोलंकी ने लखतर गांव में भव्य रोड शो किया, जिसमें डीजे, रास मंडली समेत 300 से अधिक व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की शादी की बारात हो। नौशाद सोलंकी का जगह जगह हार पहनाकर स्वागत किया गया। नौशाद सोलंकी ने लोगों को उन्हें बहुमत से जिताने की अपील की। गुजरात के वडोदरा की वाघोड़िया विधानसभा के निर्दलीय उम्मीदवार मधु श्रीवास्तव ने चुनाव में उनको मिले नंबर 7 को लकी बताया। वडोदरा के वाघोड़िया विधानसभा चुनाव क्षेत्र से भाजपा द्वारा टिकट न दिए जाने पर यहां पर 6 टर्म तक विधायक रहे और इस बार निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे मधु श्रीवास्तव चुनाव के नंबर 7 को लकी मान रहे हैं। उनका कहना है कि 6 टर्म तक वे विधायक रहे और अब चुनाव में भी उम्मीदवार के रूप में 7 नंबर मिला है। 7 का अंक शुभ माना जाता है। वे कहते हैं कि मतदान के वक्त 7 नंबर का बटन दबाकर उन्हें बहुमत से जिताए। उन्होंने लोगों से कहा कि उन पर विश्वास बनाए रखें। वे इस विस्तार का इतना विकास करेंगे कि 7 पीढ़ियां नहीं भूल पाएंगी। प्रयास वाघोड़िया, जरोद, जे मोटी पंचायतों से त्या लोगों ने सकार आपवाना प्रयास कर्या छे। તમારે નાના વેપારીઓને અને ખેડૂતોને બધાને વિનંતી છે, બોલવું ઘણું છે પણ મારે બીજે જગાના મીટિંગમાં જવાનું છે। મીટિંગના દરમિયાનના અંદર 7 નંબર ખેડૂતનું શેડી લઈને નિશાન એના પર બટન દબાવજો અને તમે બટન દબાવશો, દબાવવાના લોકોને બી કહેશો के 7 नंबर पर बटन दबाओ। गुजरात के अरावली जिले के मोड़ासा के कुडोल गांव में 25 से अधिक लोग आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं। चुनावी प्रचार समग्र गुजरात में इन दिनों चरम पर है। ऐसे में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जुड़ने का सिलसिला जारी है। अरावली जिले के मोड़ासा के कुडोल गांव में 25 से अधिक लोग आप पार्टी में जुड़े। आप पार्टी के संगठन मंत्री नरेंद्र सिंह चौहान ने इन सभी का आप पार्टी का खेस पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। अरावली जिले में भी त्रिकोणीय चुनावी जंग है। ऐसे में नरेंद्र सिंह चौहान ने आप पार्टी को संपूर्ण बहुमत से जिताने की अपील की। હું આમ આદમી પાર્ટીનો સંગઠન મંત્રી છું
અને આજે કુડોલ ગામના બાબુભાઈ, નવીનભાઈ, લગભગ 25 જેવા કાર્યકર્તાઓ નવા જોડાણ થયા છે તે બદલ એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને અમને જંગી બહુમતથી તમે બધા કાર્યકર્તાઓ વિજય બનાવો, આમ આદમી પાર્ટીને વોટ આપો. गुजरात के भावनगर जिले के पालीताना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। भावनगर की उनकी ये 5वीं मुलाकात है। गुजरात राज्य विधानसभा चुनाव प्रचार अपने आखिरी तबक्के में है। 1 दिसंबर को प्रथम चरण और 5 दिसंबर को दूसरे चरण के मतदान होंगे। गुजरात में अपनी सरकार बनाने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावनगर के पालीताना में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उनकी सभा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। इस सभा में केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया, पालीताना, तलाजा, गारियाधार बैठक के उम्मीदवार भीखाभाई बारैया, गौतम चौहान और केशुभाई नाकरानी भी मौजूद रहे। यहाँ उल्लेखनीय है कि भावनगर जिले में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल रही बैठकों के प्रचार हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर भावनगर जिले का दौरा किया। भावनगर में वे तीसरी बार आए हैं। भावनगर में पूर्व पश्चिम बैठकों के लिए 23 तारीख को उन्होंने सभा संबोधित की थी। अब एक बार फिर 5 दिनों के बाद पालीताना के ग्राम विस्तार में उम्मीदवारों के प्रचार के लिए वे आए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जातिवाद बढ़ाने, 40 साल तक भावनगर में लोगों को पानी से वंचित रखने और कांग्रेस के लिए गुजराती कहावत वर मारो कन्या मारो पण गौरनु तरभाणु भरो का उल्लेख किया। उन्होंने भावनगर के सभी सुप्रसिद्ध यात्राधाम के विकास की बात कही। उन्होंने अपनी सभा में कांग्रेस को पूरी तरह आड़े हाथों लिया। આપણો મંત્ર છે શાંતિ, એકતા, સદભાવના અને ગુજરાત પ્રગતિ કરે છે એના મૂળમાં આપણા ત્યાં એકતા છે. ત્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટીની આથી મૂળભૂત વિચારા કે ભાગલા પાડોને રાજકારણ ગમે તેમ કરીને લોકોને આમને સામને કરી રાખો, જેથી કરીને પોતાનું બધું ગાળું ચાલે. વર મળો કન્યા મળો પણ ઘર મારાનું તરભાણું ભરો. આ કોંગ્રેસની ચાલાકી હતી. અને એના કારણે એક જમાનો હતો જ્યારે ગુજરાત અલગ નહોતું થયું, મરાઠા અને ગુજરાતીઓને લડાવવાનું કામ કોંગ્રેસ કરતી. ગુજરાત બન્યું તો કાઠિયાવાડ અને ગુજરાત એને લડાવવાનું કામ, કચ્છ અને ગુજરાતને લડાવવાનું કામ, ફલાણી જાતિ ઢીકણી જાતિ જોડે લડે, પેલી જાતિ જોડે લડે, આ સંપ્રદાય પેલા સંપ્રદાય જોડે લડે, પેલો સંપ્રદાય આ સંપ્રદાય જોડે લડે. આજ પાપ કર્યા અને એનું નુકસાન ગુજરાતને ભારો ભાર ઉઠાવવો પડ્યો. गुजरात विधानसभा चुनाव में सूरत की पूर्व बैठक पर चुनाव लड़ रहे वसीम कुरैशी के लिए एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने प्रचार किया। गुजरात के सूरत में आम आदमी पार्टी के साथ साथ एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी भी जोर लगा रहे हैं। ओवैसी ने सूरत की पूर्व बैठक पर वसीम कुरैशी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए एआईएमआईएम को वोट करने की अपील की। इस मौके पर ओवैसी ने कहा कि भाजपा या कांग्रेस को वोट देकर आप अपना वोट बर्बाद करने के बजाय वसीम कुरैशी को वोट करें। नरेंद्र मोदी यहां से निकलकर देश के प्रधानमंत्री बन गए, बल्कि सबसे खून जिस्म में अगर कम कहीं पर है, बीमारी है उसकी सबसे ज्यादा गुजरात में है। तो इन मुद्दों पर आपको सोचना है। महंगाई आसमानों को छू रही है, तनख्वाहें कम हो रही हैं, नौकरियां नहीं मिलती। ऐसे दौर में अगर आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार को एक पैगाम दिया जाए कि हम तुम्हारी गलत पॉलिसियों से परेशान हैं, गरीब गरीब हो रहा है और दौलतमंद होता जा रहा है, तो इसीलिए मेरी आप तमाम से अपील है कि अच्छा सोच समझकर फैसला लीजिए। इस विधानसभा से मुकाबला सिर्फ मजलिस का और भाजपा का है। अगर भाजपा के एमएलए की कामयाबी को रोकना है तो आप तमाम को मिलकर वसीम कुरैशी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि वो मोदी का छोटा रिचार्ज है, वो भाजपा से मिला हुआ है। तो लोग
हंसते थे मगर यकीन नहीं करते थे, मगर आपने देख लिया कि चुनाव से पहले वो अपना नॉमिनेशन वापस ले लेता है, क्योंकि भाजपा नहीं चाहती कि यहां से वसीम कुरैशी कामयाब हो जाए। भारतीय जनता पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव में इन दिनों जोरों शोरों से प्रचार कर रही है। इसी के तहत भाजपा के स्टार प्रचारक परेश रावल सूरत में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे। આપણે સૌ જાણીએ છીએ મોદી સાહેબ કોણ છે, બરાબર? અમુક લુખડ લોકોએ, અમુક લુખ્ખા લોકોએ, એમાં કોંગ્રેસ અમુક હતા, અમારી ફિલ્મ લાઈનના પણ અમુક હતા નખોદિયાઓ, એમણે એક ચોપડી બહાર પાડેલી કે આ એટેક તાજમહલ હોટેલ પર એટેક आरएसएस वाળાએ કર્યો। આખી ચોપડી બહાર પાડી હતી એ લોકો। પણ એ ગામડાઓને બાગાઓને ખબર ન પડી કે કપડા ઉપર ન પહેરે, શરીર ઉપર પહેરાય, અને શરીર ઉપર ત્યારે જ પહેરાય જ્યારે એ યજ્ઞોપવિત જેને કહેવાય જનોઈના સંસ્કાર હોય ત્યારે શરીર ઉપર પહેરાય। અંદરથી હિન્દુ હોવું જોઈએ। આ કે લાલી લિપસ્ટિક નથી કે તમે જનોઈ પહેરી લીધી તમે હિન્દુ થઈ ગયા। જે ફરવા માંડ્યા છે, પણ ફરતા ફરતા એ વાત કરે છે ભારત જોડો, તો ભાઈ તોડ્યું તું કોણે? તોડ્યું તો તમે જ તોડ્યું છે। તમે જ હિન્દુ ટેરર કરો છો, તમે જ નફરત ફેલાવો છો, અને તમે હવે મલમપટ્ટી કરવા નીકળ્યા છો। જે પેલું 2 મિનિટ મેગી નૂડલ આવે ને, ઇન્સ્ટન્ટ કોફી, એવા ગભરાઈ ગયા હતા, એવા આફળા થઈ ગયા હતા, જેને પેન્ટમાં ખિસકોલી ઘૂસી गई हो। गुजरात के वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी के छठे कॉन्वोकेशन समारोह में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद और महिला क्रिकेटर मिथाली राज ने छात्रों को डिग्री देकर प्रोत्साहित किया। गुजरात के वडोदरा में स्थित पारुल यूनिवर्सिटी के छठे कॉन्वोकेशन समारोह में 74 छात्रों को गोल्ड मेडल और 6,468 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। यूनिवर्सिटी कैंपस में आयोजित डिग्री वितरण समारोह में छात्रों का हौसला बढ़ाने के लिए महिला क्रिकेटर मिथाली राज और कोरोना काल में हजारों लोगों की सहायता करने वाले बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद उपस्थित रहे। इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें पारुल यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष डॉक्टर देवांशु पटेल, प्रोवोस्ट डॉक्टर अमित गणात्रा, प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर एच.एस. विजय कुमार, सलाहकार डॉक्टर एम.एन. पटेल, रजिस्ट्रार प्रोफेसर मनीष पंड्या और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और गवर्निंग बॉडी के सदस्य उपस्थित रहे। इस समारोह में डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के विभिन्न स्ट्रीम के छात्रों को डिग्री और मेडल प्रदान किए गए। इस मौके पर 74 छात्रों को गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में रावपुरा में कांग्रेस की ओर से दावेदारी कर रहे संजय पटेल विकास के वादों के साथ जनता से वोट मांग रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में 5 दिसंबर को होने वाली वोटिंग को लेकर उम्मीदवारों द्वारा जोरों शोरों से प्रचार किया जा रहा है। वडोदरा की रावपुरा विधानसभा बैठक से कांग्रेस पार्टी की ओर से संजय पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। संजय पटेल ने आज डभोई रोड पर गुरुकुल 4 रास्ता इलाके में जनसंपर्क करते हुए लोगों की समस्याओं को जाना और उन समस्याओं का निवारण करने का भरोसा भी जताया। इस इलाके में ड्रेनेज, पानी समेत की बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। साथ ही महंगाई, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। ऐसे में कांग्रेस जनता से परिवर्तन की उम्मीद कर रही है। रोड, डभोई रोड के बीच गुरुकुल 4 रास्ता और उसके आसपास के जो विस्तार है वहाँ जनसंपर्क के लिए निकले हैं और यहाँ लोगों का काफ़ी आवकार है, हमको दिया है, लोगों ने काफ़ी प्रेम दिया है। काफ़ी बड़ी यहाँ समस्याएं हैं और लोग समस्याओं से त्रस्त हो गए हैं और इसलिए लोगों ने ठान लिया है कि इस बार बदलाव लाना है और कांग्रेस को जिताना है। और क्या क्या मुद्दे, कौन से मुद्दे हैं? लोकल तो मुद्दे है ही, जो ड्रेनेज की समस्या है, गंदा पानी है और प्रेशर नहीं है, और जो बड़े मुद्दे हैं जो मोंघवारी है, बेरोजगारी है, शिक्षण काफ़ी महंगा हो गया है, और ये सब मुद्दे हैं लोगों के जहन में और काफ़ी लोग परेशान हैं और लोग बोल रहे हैं कि यहाँ कभी भी धारासभ्य से आए नहीं है और कभी भी उन्होंने कोई अच्छा काम किया नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी ड्रेनेज की और पानी, जो गंदा पानी 1-1.5 साल तक आया। कांग्रेस के आगे उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया
उसके बाद निमेटा फिल्ट्रेशन प्लांट की सफाई हुई और बाद में इधर लोगों को राहत मिली और इसकी वजह से यहाँ काफ़ी रोगचाड़ा भी हो गया, लोगों को डेंगू और ये सब जो है मेडिकल के सारवार लेना पड़ा। तो लोगों ने इस बार ठान लिया है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सब लोगों का, गरीब मध्यम वर्ग और सब धर्मों का सोचती है। गुजरात के वडोदरा के बावामनपुरा में तकरीबन 3 लाख की चोरी कर चोर फरार हो गए हैं। इन दिनों चुनावी माहौल है और जगह जगह पुलिस बंदोबस्त है। इसके बावजूद भी पुलिस के डर को किनारे कर वडोदरा शहर के बावामनपुरा में नूरानी मस्जिद के सामने रहते मोहम्मद सिद्दीक लोखंडवाला के घर की कुंडी तोड़कर तकरीबन 3 लाख के मुद्दामाल की चोरी कर चोर फरार हो गए हैं। पुलिस चोरों को खोजने में लगी हुई है और आगे की कार्यवाही कर रही है। નૂરાની મસ્જિદ પાસેનો વિસ્તાર છે। આ અમારા ઘરમાં ચોરી થઈ છે। મારો ગોદાઉન હતું અહીં, આ ઘરનો નકુચો તોડી નાખ્યો અને 2.5 થી 3 લાખ રૂપિયાનો માલ અંદર હતો એ બધો ચોરી કરીને ગયેલ છે। मस्जिद मोहम्मदिया मदरसा के सामने रहते हैं। मैं 20 साल से यहाँ रहती हूँ मगर कोई ऐसा बनाव बना नहीं। मगर 1-2 साल से मेरे बेटे को मैंने यहाँ गोदाउन तरीके उपयोग में दिया था। उस वजह से अभी कल परसों रात में ये जब माल लेके गया, जब कुछ भी नहीं था, पर दूसरे दिन जब माल लेने आया तो नकुचा बार टूटा हुआ था। सब सिगरेट का माल तिजोरी में रखते थे, सब तिजोरी में से सब माल निकाल गए और आसानी से सब कार्टून विमल सब लेके चले गए, कोई चीज़ नहीं छोड़ी। हालांकि वो विमल के अंदर से चांदी के सिक्के जो निकलते हैं ना, वो भी तिजोरी में रखा हुआ था, वो भी सब लेके गए, चांदी के सिक्के भी। कोई माल एक नमूने के तरीके भी नहीं रखे गए। हाँ, सिगारेट थी, अरे सिगारेट नहीं, वो विमल की ये तम्बाकू, वो फाड़ के देखा अंदर तम्बाकू है तो वो छोड़ के गए, एक वो भी वही का बॉक्स, बाकी सब चीज़ लेके गए। कोई बच्चे के लिए 2.5 से 3 लाख का माल था, कोई छोड़ के नहीं गए। वडोदरा दिवालीपुरा कोर्ट में 16 दिसंबर को बड़ौदा बार एसोसिएशन के चुनाव किए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें प्रमुख के तौर पर हसमुख भट्ट ने अपना नामांकन दर्ज किया है। बड़ौदा बार एसोसिएशन के 16 दिसंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। पिछली बार तो प्रमुख पद के उम्मीदवार हसमुख भट्ट को हार का सामना करना पड़ा था। तब उन्होंने कभी भी चुनाव न लड़ने की बात कही थी, पर इस बार फिर से उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दर्ज करवाया है। उनका कहना है कि वकीलों के हितार्थ पिछली टर्म में कोई काम नहीं किया गया है, जिसके चलते वे स्वयं प्रमुख बनकर जीतना चाहते हैं और वकीलों के हित में काम करना चाहते हैं। वडोदरा वकील मंडल का जो प्रमुख पद का इलेक्शन है, इसकी जिम्मेवारी बहुत गंभीर है। ये पोस्ट लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वकीलों का विश्वास जीतना पड़ता है। मैंने 3 बरस जो वकीलों के हित में काम किया था, आप देख सकते हो पार्किंग की व्यवस्था कितनी अच्छी की थी, बैठक व्यवस्था जो पहले थी उससे ज्यादा बेहतर बनाई थी, और उसके बाद जो वकीलों की आन बान और शान न्याय तंत्र के अंदर देखो, कलेक्टर ऑफिस में या पुलिस स्टेशन में आन बान और शान को बहुत बढ़ा दिया था। लेकिन 1 बरस में न्याय तंत्र हो, कलेक्टर ऑफिस हो या पुलिस तंत्र हो, वहां वकीलों की आन बान शान गिर रही है और उसमें जो नेतागिरी थी वो संपूर्ण फेल हो गई है। कई 7 FIR कराने के लिए वकील लोग गए थे, लेकिन इसमें से 5 FIR करने के लिए हमारे प्रमुख गए थे, लेकिन वो नहीं हो सकी। आपको पता होगा कि लास्ट में 2 FIR कराने के लिए मैं गया था। इसी वक्त CP साहब ने डायरेक्ट ऑर्डर देके मेरे एक वकील श्री का FIR दर्ज किया था, और उसके बाद अभी वो लास्ट में गौत्री पुलिस स्टेशन में भी एक वकील की FIR हमने उसी वक्त दर्ज कराई थी। इसलिए मैं ये आपको स्पष्ट शब्दों में बोलता हूं कि आज जो मैं वकीलों के हित में प्रमुख पद के लिए उम्मीदवारी की है, वो उसमें सभी वकील हमको प्रोत्साहित करके जिताने की मुझे उम्मीद दी है। आने वाली 16 दिसंबर के दिन बड़ौदा बार एसोसिएशन की इलेक्शन है। उस इलेक्शन में बड़ौदा बार एसोसिएशन के बहुत सारे एडवोकेट मित्र खुद की उम्मीदवारी कर रहे हैं। हर तरह की हर साल बड़ौदा बार के सभी एडवोकेट ये इलेक्शन में खूब उत्साह से भारी मात्रा से वोटिंग करते हैं। ये इलेक्शन में कमेटी मेंबर के रूप में मेरे जवाई सिद्धार्थ पवार ने खुद की उम्मीदवारी आज रोज सबमिट की है।
गुजरात में चुनावी माहौल के बीच वडोदरा के 4 दरवाजा इलाके के व्यापारी मंडलों ने मतदान जागरूकता के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। गुजरात के वडोदरा शहर में दूसरे चरण में यानी 5 दिसंबर को मतदान प्रस्तावित है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें, इस आशय के साथ वडोदरा के 4 दरवाजा इलाके में व्यापारी मंडलों द्वारा स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सुल्तानपुरा व्यापारी मंडल, MG रोड व्यापारी मंडल और 4 दरवाजा व्यापारी मंडल शामिल हुए। इस मौके पर सभी व्यापारियों को बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने की प्रेरणा दी गई। इस इलाके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावेदारी कर रहे बालकृष्ण शुक्ल भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट करने की 4 दरवाजा इलाके के व्यापारियों से अपील की। एक साथ કોમી એકતાના પ્રતિક રૂપે અમે કામ કરી રહ્યા છે। વેક્સિન કેમ્પ કર્યા છે, બીજા બી ઘણા બધા અમે સોશિયલ વર્ક કર્યા છે સાથે રહીને। તો અમને અમારા હિતમાં આ બીજેપી કામ કરશે અને સુલતાનપુરા મુસ્લિમ વેપારી એસોસિએશનના જોડે બીજેપીને સપોર્ટ કરશે। વડોદરાના 4 દરવાજાના વેપારીઓ તથા સ્થાનિક અહીંના પોળના રહેવાસીઓ દ્વારા સહયોગથી એક સરસ કાર્યક્રમનું આયોજન થયો, મતદાર જાગૃતિ અભિયાનનો। હું આપના એટલે મહાજનને એ જ કહેવાનું હતું કે આપણે ઇલેક્શનના દિવસે સવારે વહેલા મતદાન કરી આવીએ, ત્યાર પછી આપણી દુકાન ખોલીએ ને આપણા જે વેપારી જે કર્મચારીઓ છે એમને 100% મતદાન માટે મોકલીએ। દુકાન ભલે અડધો કલાક બંધ રહે એનો કોઈ વાંધો નથી, પણ મતદાન અવશ્ય કરો। આખા વિશ્વમાં 5મી આર્થિક મહાસત્તા જો ભારત દેશ બનતો હોય અને ભારત દેશને આટલો મોટો બનાવવામાં સમાજના બધા જ અંગોનો એ હક છે અને બધા જ અંગોનો સહયોગ છે, ત્યારે કામની જગ્યા પર હોય છે, પરંતુ જ્યાં છે એનાથી વધારે સારું કરવું હોય ને તો શું કરવું પડે? આપણે લોકપ્રતિનિધિ એવો લેવો જોઈએ કે જેના થકી વધારે સારા કામ થઈ શકે। વડોદરા એક એવું છે કે જેને સંસ્કાર શું છે, ભારત દેશના સંસ્કાર શું છે એ અહીં જોવા મળે। 125 વર્ષ પહેલા જ્યારે લોકમાન્ય તિલકજીએ મહારાષ્ટ્રમાં ગણેશ ઉત્સવની શરૂઆત કરી, સાર્વજનિક ગણેશ ઉત્સવની, ત્યારે એમને સયાજીરાવ ગાયકવાડને વિનંતી કરી કે એમણે મહારાષ્ટ્ર બહાર ચાલુ કરવું છે ગણેશ ઉત્સવ, કારણ કે અંગ્રેજોની સામે લડવા માટે અને બધા જ લોકો ભેગા થઈ સમાજનું કામ કરે એટલા માટે ગણેશ ઉત્સવ ચાલુ કરવો છે। 100 વર્ષ પહેલા વડોદરાનો પહેલો સાર્વજનિક ગણેશ ઉત્સવ એક મુસ્લિમ બિરાદરે ચાલુ કર્યું। ટેકનોલોજીમાં ભણેલા કોઈ છે અહીંયા આપણાથી બીમાં? ટેકનોલોજીમાં તમને ખબર છે, ટેકનોલોજીમાં લગભગ 38 વર્ષ સુધી એક રફીકભાઈ કરીને હતા, રફીકભાઈ, બરાબર, 38 વર્ષ સતત રોજ સવારે ગણપતિની પૂજા કરવાની, ગણપતિ ઉત્સવ હોય ત્યારે ગણપતિની મૂર્તિ લઈને આખા ટેકનોલોજીના દરેક ક્લાસમાં ફરવાનું અને જે પ્રમાણે અલ્લાહની ઇબાદત કરે એ જ પ્રમાણે ગણેશજીની પૂજા કરે। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। किसका होगा गुजरात, लगातार ये बात हो रही है और जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज की जो धड़कन है वो बढ़ रही है, और क्यों ना बढ़े। आखिरकार गुजरात विधानसभा का चुनाव 2022 काफी वक्त से इंतजार हो रहा था और अब जब कुछ ही दिन बचे हैं, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को गुजरात वोट करेगा और 8 दिसंबर को परिणामों की गिनती होगी। ऐसे में जो माहौल है वो पूरा चरम पर पहुंच गया है। बहुत दिन से बात हो रही थी लेकिन अब सब कुछ हाइप लेवल पर चला गया है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता है वो बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, जो सीट्स है उसमें इजाफा करने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी जो पिछली बार 77 सीटें जीती थी उसे कायम रखकर उससे आगे बढ़ने की सोच रही है। वहीं आम आदमी पार्टी इस बार गुजरात की सियासत में कुछ नया करने की बातें कर रही है। कौन कामयाब होगा ये तो 8 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन इस पर लगातार हम जोड़ तोड़ लगा रहे हैं। आज गुजरात की 182 बैठकों का समीकरण क्या है, गणित, इस पर मैं बात करने वाली हूं और मेरे साथ वडोदरा शहर के बीजेपी शहर प्रवक्ता सत्यन गुलाबकर जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, और हमारे साथ है भाविक अमीन, कांग्रेस के शहर प्रवक्ता है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
गुजरात विधानसभा की 182 बैठक, थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 99 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। जो 182 सीटों का गणित है वो भी थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। मध्य गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ, उत्तर गुजरात और दक्षिण गुजरात, 4 हिस्सों में गुजरात को बांटा जाता है। मध्य गुजरात में 61 सीटें हैं, सौराष्ट्र कच्छ में 54 सीटें हैं, उत्तर गुजरात में 32, दक्षिण गुजरात में 35 सीटें हैं। कितनी कितनी किसे मिली थी ये भी मैं आगे आगे चलकर बात करती रहूंगी। और कुछ जिले ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिलती है। 2017 में अमरेली, नर्मदा, डांग, तापी, अरवल्ली, मोरबी, गिर सोमनाथ, ये जिले कुछ ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। इस बार ज्यादा फोकस किया है। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हर जिले में जा रहे हैं, जगह जगह सभा कर रहे हैं। ना सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी फौज यहां उतार दी है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपना प्रचार मजबूती के साथ कर रही है। गुजरात में वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का बीजेपी से ज्यादा कम नहीं है। ऐसे में इस बार ये खेल काफी दिलचस्प है ही कि कांग्रेस को क्या ज्यादा सीटें मिलेगी या कांग्रेस 77 से कम सीटें पाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस बार कांग्रेस, जहां जहां कांग्रेस का दबदबा है वहां काफी अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश की है। ऐसे में ये त्रिकोणीय जंग काफी दिलचस्प है। सबसे पहले सवाल सत्येन जी आपसे, ये जो पूरा समीकरण है क्या कहेंगे इसके बारे में, 182 सीटों के बारे में? जिस तरीके का वातावरण मैं देख रहा हूँ पूरे गुजरात वर्ष में, मैं मध्य गुजरात का मीडिया इंचार्ज हूँ, तो मध्य गुजरात में भी काफ़ी प्रवास रहता है। और आप लोगों के जो मीडिया के माध्यम से जो गुजरात का पूरा जिस तरीके का वातावरण देख रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि भूतो ना भविष्य, इस तरीके की सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार 2022 के इस चुनाव में लेने के लिए जा रही है। और इसके पीछे काफ़ी सारे कारण है, काफ़ी सारे तर्क है कि जिस तरीके का कार्य आदरणीय नरेंद्र भाई की सरकार ने 8 साल में किया, जिस तरीके का कार्य भूपेंद्र भाई पटेल जी की सरकार ने गुजरात में किया, और जिस तरीके का शासन, जो सुशासन हम लोग कहते हैं, वैसा 27 साल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किया, जन जन का समर्थन जिस तरीके से हमको मिल रहा है, जिस तरीके का हम लोग का प्रचार चल रहा है, जिस तरीके का कार्य हमने किया और हम लोग को लोगों तक पहुंचाने का जो हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं और उसमें जो सफलता मिल रही है, इन सारे पहलुओं को देखते हुए मैं ये भविष्यवाणी करना चाहता हूं कि 8 अक्टूबर को जब बैलेट पेपर खुलेंगे, जब ईवीएम्स खुलेंगे, तब भारतीय जनता पार्टी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता ये दावा कर रहे हैं कि रिकॉर्ड ब्रेक जीत हासिल भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, लेकिन ये तो 8 दिसंबर को पता चलेगा। ये जो कॉन्फिडेंस है भाविक भाई, कैसे देखते हैं इसे? ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? नहीं, इसे मेरे मित्र जो बोले हैं कि भाई इतना आएंगे, लेकिन इसमें मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है। क्योंकि हम लोग पिछले का जो भी अगर परिणाम हम देख सकते हैं कि वो लोग ने 150 प्लस बोला था, उस टाइम पे वो 99 पे आके उनका जो रथ था वहाँ पे अटक गया था। इसके पहले का अगर बात करें तो जो माननीय अभी वड़ा प्रधान जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी थे, वो भी गुजरात में जब सीएम थे तो लगातार उनका ग्राफ घट गया था। उसके बाद जो इलेक्शन हुआ और केंद्र में उनकी सरकार गई, उसके बाद भी अपने पिछले का जो परिणाम देखे, जब वो लोग बोल रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है हमारी, तो उस टाइम पे भी वो 99 पे अटक गए थे। इस बार पहले आपने देखा होगा कि उनके जो प्रमुख जो है CR पाटिल साहब, उन्होंने पहले बोला था कि हम 182 पूरी के पूरी सीट हम लोग जीतेंगे। फिर जैसे जैसे समय आता गया उन्होंने वो सीटें घटा के कभी 150 बोल दिया, कभी 120 बोल दिया, कभी 125 बोल दिया। तो ये लोग अपने ही जो सर्वे है, मतलब उनका जो स्ट्रेटेजी है, उनमें भी वो लोग क्लियर नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो इच्छा तो सबकी होती है कि भाई हम लोग इतना लाएंगे, माइलस्टोन करेंगे, लेकिन अभी का जो माहौल देख रहे हैं, जनता बिल्कुल साइलेंट है। अभी आप देखिए वो कितने दिनों से वो लोग प्रचार कर रहे हैं, हमने अब भी देखा है, मीडिया के माध्यम से भी देखा है कि उनका जो भीड़ जो होती है, जो जन में वो लोग लगातार जो पिछले टाइम में जो लोग बता रहे थे, वो आज उनका माहौल ये जो है पूरा घट गया है। कहीं पे भी उनका जो प्रभाव जो है वो कहीं पे भी, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सभा हो या अमित शाह जी की सभा हो या JP नड्डा जी आए या कहीं भी जितने भी स्टार प्रचारक आते हैं, लेकिन यहाँ तक वो लोग नहीं पहुंच पाते जनता तक। ये इस बार ये कारण यही दर्शाता है कि लोग जो जनता है यहाँ की गुजरात की, वो महंगाई बेरोजगारी का जो मुद्दा है
उससे लेकर कहीं ना कहीं परिवर्तन के मूड में है। भाजपा नहीं पहुंच पा रही जनता तक, तो क्या कांग्रेस पहुंच पा रही है? कांग्रेस का इस बार का स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग है। उनको माननीय मोदी जी ने बोला था कि कांग्रेस जो है इस बार क्या कर रही है वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग ने इस बार क्या है कि जैसे हम लोग पहले जो गांव में जाते हैं या कहीं है जो बैठक करते हैं उनसे सीधा संपर्क करते हैं, और जो गांव के जो भी जनता है, जहाँ पे किसान है, ये सब है, जो मजदूर लोग है, वहां से कांग्रेस के हमारे जो प्रचारक है या कोई भी हमारे जो नेताजी है वो डायरेक्ट हमारे प्रचार में लगे। कांग्रेस इस बार साइलेंटली प्रचार कर रही है, कहीं खटिया मीटिंग हो, इस तरीके की गांव-गांव में जाकर कांग्रेस ने काम किया है, लेकिन ये काम जो है वोटों में तब्दील होगा कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर वोट मांगती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के दावों पर कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती है। चलिए बैठकों के गणित की ओर आगे बढ़ते हैं। कुछ बैठकें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि यहां पाटीदारों का फैक्टर, ओबीसी फैक्टर, ये सारे फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। सत्यन जी, कुछ जिले हैं अमरेली, नर्मदा, डांग, तापी, अरवल्ली, मोरबी, गिर सोमनाथ, ज्यादातर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात की कुछ सीटें पाटीदार और ओबीसी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल साबित करता है, हमेशा महत्वपूर्ण साबित होता है। क्या किया है इन लोगों को साधने में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार? भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये मानता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये जो सबको साथ लेने की जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, आप देखोगे कि इस बार भी जिस तरीके से वातावरण बना है, आदरणीय नरेंद्र भाई वहां पर साउथ में काफी बार उन्होंने इसमें भी इन्होंने सभाएं ली है। अब एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आज की तारीख में हिंदुस्तान में 1270 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद जो है वो भी 303 है, और ये ट्रेंड इवन आप 2019 के बाद भी, 2017 के चुनाव के बाद भी अगर आप ये ट्रेंड देखोगे तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव आया उसमें गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 26 में से 26 सांसद सभ्य मिले। दूसरा, अगर डेटा को और ज्यादा हम लोग एक्सटेंड करें तो उसके बाद 8 पेटा चुनाव जो बाय इलेक्शंस बोलते हैं, वो बाय इलेक्शन जब आए तब भी भारतीय जनता पार्टी को 8 में से 8 सीट मिली। तो जिस तरीके का रुझान चल रहा है, आप 2017 के बाद के जितने भी चुनाव हुए हैं, 2019 ले लीजिए, 2021 के बाई इलेक्शन ले लीजिए, 2022 का जो आने वाला चुनाव ले लीजिए, तो ये पूरे रुझान, इस पूरे डेटा के तहत हम ये कह सकते हैं कि ये जो भी सीट है जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली थी लास्ट टाइम पर, उस पर हमने एक स्ट्रेटेजिकल एक पूरा कार्य उसमें किया है। वहां की जो प्रश्न है उनको और ज्यादा वाचा देने का प्रयत्न किया है, और उसी के तहत लोगों का जो विश्वास है वो बरकरार रहा है, और वो आने वाले दिनों में वोटों में तब्दीली होगा। जैसे अगर मान लो हम सांसद की बात करते हैं तो बड़ौदा के जो सांसद है आदरणीय रंजन बेन भट्ट है, वो लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जीते थे। उनका अगर आप वोट शेयर देखोगे, अगर वही वोट शेयर अगर हम इम्प्लांट करें कोटा और बाकी सब 5 विधानसभा सीटों पर, तो हम लोग ये देखेंगे कि जो जीत का लीड है, जो जीत का मार्जिन है, वो 50,000 से ऊपर हर एक सीट पर जा रहा है। उस तरीके का प्लानिंग, उस तरीके का माइक्रो एग्जीक्यूशन, उस तरीके का माइक्रो प्लानिंग पेज समिति के तहत 8,17,000 कार्यकर्ताओं के तहत 51,732 गुजरात के जो पोलिंग बूथ है उनका एक एक पोलिंग बूथ का माइक्रो प्लानिंग अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और विकास का जो कार्य है वो जन जन तक पहुंचाया है। तो ये जो पूरा एक रोबस्ट सिस्टम हम कहते हैं वो जब खड़ा हुआ है, तब ये जो जीत है वो निश्चित मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी इस बार कह रही है कि हम सिर्फ सीट जीतने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन बड़ी लीड से जीतने की सभी सीट्स पर ये कहा गया है कि सभी सीट पर यही स्ट्रेटेजी बनाई गई है। सबका साथ सबका विकास की बात कही सत्यन जी ने, तो मैं एक डाटा दे देती हूँ। सबका साथ सबका विकास में इन्होंने कांग्रेस को भी साथ ले लिया है। मोरबी से ब्रिजेश मिर्जा, ये सारे लोग जो जीत कर आए थे वो यहाँ, क्योंकि सौराष्ट्र में दबदबा रहता है कुछ नेताओं का, और उन्हीं नेताओं को अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया है। मोरबी से ब्रिजेश मिर्जा, लिमड़ी से सोमा पटेल, विसावदर हर्षद रिबड़िया, जसदण कुंवरजी बावड़िया, धांगध्रा पुरुषोत्तम साबरिया, जामनगर वल्लभ धारविया, माणावदर जवाहर चावड़ा, तलाला भगवान बारड़, धारी जेवी काकड़िया और गोधरा प्रवीण मारू, इन सारे लोगों को जो कांग्रेस से जीते थे अब यहाँ शामिल कर लिया गया है। आपके ही लोगों को खरीदकर अब उन्हीं के बलबूते पर वो सीट जीतने की कोशिश की जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए मैडम जी, सबसे बड़ी बात ये है कि जो
अभी तो उन्होंने अपने मुंह से बोला जो मेरे मित्र ने कि हमारे पास इतना नेटवर्क है, इतना नेता है, इतना ये सब है। तो जनता भी यही सवाल करती है और हम लोग भी कहते हैं कि अगर आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है तो फिर आपको कांग्रेस से लेकर अपना पार्टी में शामिल करने की जरूरत क्या है? क्यों? बेसिकली अभी आप देखिए कि अभी जो लास्ट अभी जो इलेक्शन का जो उन लोगों ने उम्मीदवार जो है वो डिक्लेयर किया तो बहुत सारे उनके अंदर ही वाद विवाद शुरू हो गए। जो पुराने उनके जो साथी जो नेता थे वो उन लोगों ने भी छोड़ दिया भाजपा, और वो अभी इस वक्त ऐसी परिस्थिति में कि अपक्ष के तरीके से वो भाजपा के सामने ही लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज होती है कि जो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग इतने स्ट्रांग है, हमारा इतना बड़ा नेटवर्क है, लेकिन अभी तक जो उन्होंने नेटवर्क का जो इस्तेमाल किया है लेकिन फिर भी वो लोग सफल नहीं हुए। ताकि सफल नहीं होने के बाद उन लोगों को ऐसा लगता है तो तभी वो लोग कांग्रेस के जो नेता है वो कहीं ना कहीं प्रकार से उनकी पार्टी में शामिल करते हैं और कहीं ना कहीं वो अपना सत्ता चलाते हैं। उनके जो नेता है उनको जो मंत्री पद जो देना मतलब उनको मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं जो आयती जो कांग्रेसी है उनको सीधा लाके आप मंत्री पद ये कर देते हैं। दूसरी चीज उन्होंने ये बताई तो आप देखिए जो उनके मुख्यमंत्री पद से लेके पूरा कैबिनेट मंत्रालय उनको तात्कालिक बदलना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज वो लोग खुद बोल रहे हैं भाजपा का मतलब हिसाब से कि भाई हमारा जो भी मंत्रिमंडल है या सीएम है जो उनके कार्यकाल में ये कहीं ना कहीं सफल नहीं हुए हैं तो इसीलिए हमने मंत्री पद और ये पूरा मंत्रालय बदल दिया। तो ये उनकी नाकामी है। और आज की परिस्थिति में आपको बताऊं कि कांग्रेस या भाजपा या आप जो है वो हम लोग पॉलिटिकल चीज जो रख रहे हैं, लेकिन जनता के मन के अंदर आज भी परिस्थिति वही है कि वो लोग महंगाई से मजबूर हो गए, अपने बेरोजगारी से मजबूर हो गए। तो कहीं ना कहीं वो लोग परिवर्तन चाहते हैं। और इस बार जो पिछले टाइम जो हमारा थोड़ा सीटों के लिए हमारा जो सत्ता का जो स्वाद था वो हमसे छीन गया था, लेकिन इस बार हमको पूरा पक्का यकीन है कि इस बार जनता जो है वो सत्ता परिवर्तन करके कांग्रेस को लाएगी। बहुमत के लिए 92 सीट्स चाहिए होती है, राइट? बहुमत से भारतीय जनता पार्टी थोड़ी आगे बढ़ गई थी और कांग्रेस पार्टी थोड़ी पीछे रह गई थी। इस बार 92 सीट वाला जादुई आंकड़ा किसे कौन पार करता है ये तो दिलचस्प होगा ही। लेकिन सत्येंद्र जी, कांग्रेस के ही विधायकों को खरीदने की जरूरत क्यों पड़ती है? आपके पास खुद के विधायक इतने सारे हैं जो सत्ता बना सकते हैं। क्या गणित होता है इसके पीछे कि इलेक्शन से पहले ही सबको खरीद के पार्टी में बैठा दिया जाता है? भ्रष्टाचार और परिवारवाद वाली जो टाइटैनिक है जिसका नाम कांग्रेस है वो 27 साल पहले उसमें सेंध हुआ था। इस बार उसको जल समाधि मिलने की कगार पर है। जिस तरीके का कांग्रेस की विचारधारा, जिस तरीके का कार्य पद्धति, जिस तरीके का लीडरशिप वैक्यूम जो एक देखा गया है, वहां के नेता ये जानते हैं कि ये टाइटैनिक डूबने वाली है। वो लोग चाहते हैं कि वो जो कार्य कर रहे हैं उनको कहीं ऐसी एक जगह पर जाकर वेग मिले जहां से वो लोग अपने कार्यों को सिद्ध कर सके। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी में वो जुड़ना चाहते हैं। 16 एमएलए लास्ट टाइम में जुड़े हैं। उनका एक कार्यकारिणी अध्यक्ष वो जुड़ गया है। उनका जो प्रवक्ता है वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गया है। वो जुड़ने का ये कारण है कि वो जानते हैं कि एक नेतृत्व है, एक डिसिप्लिन है, एक पार्टी का एक स्ट्रीमलाइन स्ट्रेटेजी है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल आपके माध्यम से देना चाहूंगा। मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ। मुझे यहाँ के जो मीडिया कन्वीनर है उनके परमिशन के साथ ही यहाँ पर आना पड़ता है। तो ये पार्टी का एक सिस्टम रहा है, ये डिसिप्लिन रहा है। हर एक चीज में आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी एक लाइन ऑफ डिसिप्लिन के साथ चलने वाली पार्टी है। उसकी वजह से क्या होता है, हर एक व्यक्ति जो है उसको अपना कार्य क्षेत्र और उसको क्या करना है वो डेफिनेटली पता रहता है। जब समाज के लिए आप कार्य करते हो तो उसके लिए भी एक दिशा निर्देश होता है। कांग्रेस में क्या होता है, 8,450 दिन से उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो गांधी परिवार से ही थे। 24 साल तक उनको एक भी ऐसा प्रमुख नहीं मिला जो गांधी परिवार से ना हो। जो उससे पहले का जो प्रमुख था सीताराम केसरी जी, उनको भी उन्होंने किस तरीके से बेइज्जत करके उनके पार्टी से धक्के मार के निकाला था वो सब लोगों ने देखा है। वो एक दलित चेहरा था कांग्रेस का, बट उसकी क्या हालत हुई थी वो सबने देखा था। इस बार भी नरूम जो हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे वो दलित थे। उनको सपोर्ट करने की जगह पर उनके विरुद्ध में किस तरीके के शब्द प्रयोग किए गए थे, उनके विरुद्ध में किस तरीके से कैंडिडेट खड़ा रहकर किस तरीके से अप्रचार किया गया था, ये भी लोगों ने देखा है। तो कांग्रेस का कथनी और करनी में जो फर्क है, जो उनका कहना और करनी में जो फर्क है, वो उनके कार्यकर्ताओं को भी दिखता है और इसी कारणवश वो छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की तरफ मुड़ते हैं। चलिए,
पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर पार्टी में आते हैं, ये कह रहे हैं। सीट पर लौट जाती हूँ। वडोदरा की सीट के बारे में बात करना सबसे पहले जरूरी होता है। 10 सीट 5 शहर की, 5 ग्राम्य की, जिसमें से पादरा और करजन पिछली बार भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी। करजन के अक्षय पटेल तो अब खैर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पादरा में अभी भी विरोध है ही, और पादरा में भारतीय जनता पार्टी के ही दीनू मामा एक मजबूत दावेदारी कर रहे हैं। पादरा की सीट को कैसे बचाने वाले हैं? पादरा और वाघोड़िया दोनों पर ही इस बार पेच फंस गया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस तरीके का वातावरण ये नया वातावरण नहीं है। गए बार भी जिस तरीके से डिबेट में मैं जाता था, जहां सामान्य सभा लेता था, वहां पर भी ये बात आती थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी कैसे सरकार बनाएगी। उस टाइम पर भी हमारा कॉन्फिडेंस यही था कि सरकार डेफिनेटली बनेगी। इस बार का कॉन्फिडेंस ये है कि सरकार तो बनेगी बट लैंडस्लाइड बनेगी। तो ये जो बाकी की जो 5 सीटें, आप बड़ौदा की 5 सीट में तो जैसे मैंने आपको एक गणित बताया, हम 50,000 के ऊपर के लीड के तरफ देख रहे हैं। और अकोटा में दिक्कत वाली बात आईबी के खुद कह रही है। नहीं, ये मैं जरा भी नहीं मानूंगा कि किसी भी तरीके का लीड में कहीं डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके का सयाजीगंज का के जो वहां पर जो सभाएं में ले रहा हूं, जिस तरीके से पार्टी पूरी कार्यरत है, यहाँ का जो शीर्षस्थ नेतृत्व आदरणीय विजय भाई शाह जी से लेकर हमारे प्रदेश के महामंत्री से लेकर सांसद से लेकर एमएलए तक, जिस तरीके का पूरा और ऑर्गेनाइजेशन, पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, वो जिस तरीके से कार्य कर रहा है, कहीं पर भी 50,000 के नीचे लीड नहीं आएगी। इसका और एक हम आपको बाइफरकेशन भी देना चाहेंगे। ये बाइफरकेशन कैसा है कि एक वार्ड में, एक विधानसभा चुनाव में अंदाजन 4 से 5 वार्ड्स हैं। जहां मान लो 4 वार्ड है, जैसे अकोटा की बात करूं तो 4 वार्ड का समूह है एक विधानसभा का। उनके जो कॉर्पोरेटर है वो हमारे हैं, और कॉर्पोरेटरों ने जिस तरीके से मेहनत की है, वो हर एक जगह पर वो खुद का चुनाव 15,000 17,000 वोट से जीते हैं। जब विधानसभा की बात आती है तो वही अगर लीड हम लोग लेकर चलते हैं तो 60,000 के करीब का लीड मार्जिन बनता है। तो इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए हर एक विधानसभा बड़ौदा सिटी की 50,000 से आगे हम लोग जीत रहे हैं। नगर पालिका में वहीं से 4 सीटें कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। फिर भी आप देखिए कि जो वोट शेयर है, आप लोकसभा का वोट शेयर देखिए, लोकसभा में उसी 1 नंबर वार्ड से आदरणीय रंजन बेन को सबसे ज्यादा लीड मिली है। तो एक सर स्वीकृति है ही। और इवन जिला की जो अगर राजनीति करे, जिला में जिस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है, आप सावली की बात करें तो सावली में मंजू सर एक जिस तरीके से हब बन के आ रहा है, आप पादरा की बात करें, पादरा में जिस तरीके का ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है, आप हालोल में हीरो का जो ऑटोमोबाइल हब बन रहा है, दर्जीपुरा में जो प्लेन बनाने का एक पूरा फैक्ट्री बन रहा है, उस तरीके के तो कितने सारे डेवलपमेंट के कार्य भारतीय जनता पार्टी ने ये 5 सीट पे किए हैं। विकास का एक नया मॉडल दिया है। मैं आपके माध्यम से 2-3 चीजें पूछना चाहूंगा लोगों को कि क्या आपने कभी, ये जो यंग जनरेशन है, उन्होंने कभी इन्वर्टर देखा है क्या? गुजरात में कोई भी घर बनाता है तो इन्वर्टर क्या है, शायद ये जो 15 साल 20 साल वाले बच्चे हैं उनको तो इन्वर्टर क्या है वो भी पता नहीं होगा। तो इन्वर्टर का इतिहास हमने किया है, हमने फानस का इतिहास बना दिया है। फानस हमने कभी, मैं नहीं मानता हूं कि हमारे में से किसी के घर में फानस होगा, किसी के घर में इन्वर्टर होगा, किसी के घर में बेड़ा होगा जो पानी का जो ले जाने के लिए काम में आता है। ऐसी तो कई चीजें हमने इतिहास की है। हम आने वाले दिनों में कांग्रेस को भी इतिहास कर देंगे। कांग्रेस को इतिहास कर देंगे। मैं छोटे-छोटे जवाब चाहूंगी भाविक भाई। अमी रावत और ऋत्विज जोशी दोनों के बारे में क्या भविष्य है आपका? क्या कहना? डेफिनेटली वो दोनों, देखिए आप चेहरे के हिसाब से देखेंगे तो कांग्रेस ने 10 में, तो खाली सिटी की आपको बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर जिला की 5 सीट पकड़ लीजिए और शहर की 5 सीट, टोटल 10 सीट होती है। एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि जनता को सोचना पड़े कि भाई ये कैंडिडेट में ये खामी है। एक कैंडिडेट तो आपने 2 दिन में ही मांजलपुर में उतार दिया, वो भी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता योगेश पटेल के साथ। नहीं, मैं आपको वही बात पे आता हूँ, क्योंकि अभी क्या है, देखिए अभी आपने एक मुद्दा मेरे को मांजलपुर का दिया, तो जो लेडी को, जो कांग्रेस ने जो मैडम को टिकट दिया है, वो भी सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट है, वो कहीं ना कहीं मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई है। मतलब आपको लगता है कि चेहरे और बाकी जो नेता है वो पीछे छूट जाए, उनका कोई जनाधार नहीं है? नहीं मैडम, देखो एक चीज है, तो ये अगर हम इस तरह से अपने देखते हैं, तो मैं एक दूसरी चीज में भी आपको बोलता हूँ कि देखिए योगेश पटेल जी है, बराबर है, बहुत पुराने दिग्गज नेता है,
लेकिन आप देखिए कि उनकी जो पॉलिसी थी, भाजपा की पॉलिसी थी कि भाई हम लोग नो रिपीट थियरी करेंगे या फिर हम लोग जो है 75+ को नहीं देंगे। भाजपा कांग्रेस दोनों ने अपनी पॉलिसी छोड़ दी है। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। जोशी पर नहीं, डेफिनेटली ये दोनों जो है ना, वो क्या है कि जो कहते हैं ना, अपने जो MS यूनिवर्सिटी से उभरे हुए चेहरे हैं जो नेताजी है, तो ग्राउंड लेवल से जो है दोनों ने काम किया है और बहुत लंबी इनिंग्स उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए एक की है। और चेहरा जो है, जो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट के हिसाब से देखने जाओगे तो अमी बेन को या फिर ऋतिक भाई को कोई भी एक ऐसा एरिया नहीं होगा जो उनके कॉलेज कार्ड में कोई ना चेहरा उनको नहीं पहचानता होगा। भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएंगे? हाँ, श्योर देंगे। मैं आपको बताऊं ना कि हमने चेहरा तो अच्छे दिए ही है, लेकिन जनता जो मत देगी वो कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार है उनको तो देखते हैं, लेकिन सामने जो प्रॉब्लम जो उनको फेस करना पड़ता है, अभी लास्ट टाइम में आप देखिए जो स्टूडेंट है, जो पहले युवा जो वोटर्स थे, वो कहीं ना कहीं जब अपना पहला वोट डालने जाते थे तो लोग का दिमाग में वो था कि कोई एक उत्साह था, तो कहीं ना कहीं वो भाजपा को मत डालते थे। तो ये चीज होती है, क्योंकि हर साल आपने देखा कोई लिस्टिंग आती है, वो 3-4 लाख वोटर्स जो युवा बढ़ते हैं, तो वो बेनिफिट उनको मिलता था, लेकिन कहीं ना कहीं शासन उन्होंने देखा है, कांग्रेस का शासन देखा ही नहीं। लेकिन वो लोग नाराज इसलिए इस वक्त है क्योंकि उनके समय में आप देखिए पेपर कार्ड इतने फूटे हैं, फिर उनको बेरोजगारी का जो मुद्दा है, जो पहले जो 18 साल में जो लड़के ने जो वोट किया है, आज 24-25 साल का हो गया, लेकिन वो बेरोजगार है, उनको जो नौकरी है वो नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं भर्ती होती है, तो भर्ती करने के बाद वो पेपर जो फूट जाते हैं, तो उनको नौकरी तक वो लोग पहुंच नहीं पाते। रही बात है जो व्यवसाय की बात होती है, तो व्यवसाय में भी उनको तकलीफ पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं युवा वोटर्स का साथ कांग्रेस को मिलेगा इस बार 100% मिलेगा। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। अहमदाबाद में 21 बैठक, सत्यन भाई, बीजेपी के पास 15 बैठक है, लेकिन 6 बैठक जो है वो कांग्रेस के पास है और वो कांग्रेस के पास ही रहती है। विरमगाम, साणंद, बापूनगर, दरियापुर, जमालपुर, खाड़िया और दाणी लिमड़ा, यहाँ मुस्लिम लोगों का प्रभुत्व दबदबा रहता है। इन सीटों के लिए कोई खास स्ट्रेटेजी बनाई गई है? हर एक यहाँ ओवैसी फैक्टर भी इस बार काम कर रहा है। जिस तरीके का वातावरण कांग्रेस ने बनाया था, मैं ये बहुत निष्ठापूर्वक ये कह सकता हूँ कि बड़ौदा की, अगर अहमदाबाद की बात करें तो वहाँ पर कर्फ्यू का वातावरण, अहमदाबाद का जो सिटी है उसको लतीफ़ के नाम से जाना जाता था, बड़ौदा का ये राजू रिसालदार के नाम से जाना जाता था। तो कांग्रेस ने इस तरीके का वातावरण वहाँ पर खड़ा किया था कि जहाँ पर अराजकता का वातावरण, लोगों के डर का वातावरण, और उस डर का लाभ कांग्रेस अपने समय में लेती थी। बट जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, आपने देखा होगा कि अमन, चैन और सुकून, शांति का पूरा वातावरण है। जो हमने जो पहले डिस्कस किया, उसी तरीके से ये जो नए युग के बच्चे हैं, जो 3.24 लाख वोटर है जो गुजरात के, जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं, उन्होंने टीयर गैस, कॉम्बिंग, कर्फ्यू, इस तरीके की बातें सुनी तक नहीं होगी। उनको ये भी नहीं पता होगा कि टीयर गैस एक्चुअली होता क्या है। तो इस तरीके का अमन चैन अगर जहां स्थापित हुआ है, वहां पर हर एक समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा मानता है कि ये हिंदुस्तान है, ये हर एक व्यक्ति के लिए सुरक्षित हो, हर एक व्यक्ति को यहाँ पर जीने का अधिकार हो, ऐसा ये राज्य और ऐसा एक देश होना चाहिए। और उसके लिए जो करना पड़े वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये विश्वास हर एक समाज में गया है और इसी का फलश्रुति ये होगी कि अहमदाबाद की 6 के 6 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। 6 सीट पर परचम लहराएगा, लेकिन ये तो कांग्रेस के हिस्से में थी, लेकिन कांग्रेस से भी इस बार तो छीनती हुई नजर आ रही। वहाँ ओवैसी जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी जोर लगा रही है अपना। नहीं, देखिए ओवैसी जो है ना, ये देखो ये लोग की राजनीति कहाँ तक होती है। खाली वो जो बहुमूल्य, जो उनके जो अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं, जो उनके हो, वहां तक उनकी सीमित होती है। और ये ज्यादातर मुस्लिम जो समुदाय है वो पूरी अच्छी तरह से वो लोग जानते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम समाज है ना, चाहे कुछ भी हो तो संगठित जो उनका है, तो वो पहले से उनको पता है कि ये जब इलेक्शन आते हैं तो वो आएंगे, अपना कैंडिडेट रखेंगे। लेकिन ज्यादातर मुस्लिम ये सब जानते हैं कि ये खाली चुनाव के वक्त आते हैं। जैसे आपकी बात करूं, आप अभी जो आपने मुस्लिम अल्पसंख्यक लोगों के लिए ऐसा क्या किया है जो अल्पसंख्यक लोग कांग्रेस पार्टी को पसंद करते हैं? पहले देखिए, आप जितना भी राइट, जब कांग्रेस की सरकार थी तो सबसे ज्यादा बेनिफिट हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है कि भाई इनको कम दो, इनको ज्यादा दो।
बराबर जितना जो भी है वो उनको दिया है। अभी भी वो 27 साल पहले की बातें याद करके बैठे या 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कुछ नहीं दिया है? नहीं 27 साल में वही मैं आपको बता रहा हूं कि जो हम लोगों ने दिया उसके बाद 27 साल से हमारा शासन नहीं है। यहाँ पे जो है गुजरात में शासन है, तो गुजरात के अंदर उनको क्या मिला है वो सोच के वो हर बार वोट करते हैं। अगर मान लो बीजेपी उनको कुछ देती है तो ये जो समुदाय है उन पे किसी का ठप्पा नहीं लगाया। उनको अगर कुछ मिलता है, अगर उनकी रोजगारी अच्छी चलती है या उनके लिए कुछ सरकार करती है तो कहीं ना कहीं जो है तो वो लोग कांग्रेस को मत नहीं देंगे। लेकिन 27 साल में ये लोग विफल हो गए। कहीं ना कहीं लगता है कि उनको भी ऐसा डर का माहौल लगता है कि जब भाजपा होती है तो हमें डर का माहौल में जीना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं रीते उनका जो मत है वो कहीं कांग्रेस में परिवर्तित होता है। सत्यन जी, पाटीदार, ओबीसी और आदिवासी, इन तीनों के लिए कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी सोचती रहती है, करती रहती है, या उन सीटों पर कुछ ना कुछ होता रहता है। अल्पसंख्यकों को अपने पाले में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है? हम तो जो 4,90,4.90 करोड़ जो वोटर है गुजरात के, उनका सर्व सुखा है, यानी हर एक को साथ में लेकर, हर एक को साथ चलकर हम लोग उसका प्लानिंग करते हैं। हम जब वैक्सीन बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, जब वैक्सीन बनी थी तो वैक्सीन हर एक व्यक्ति ने ली थी। हमने कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने इस समाज को वैक्सीन नहीं देनी, उस समाज को वैक्सीन नहीं देनी, इस तरीके का कभी डाइवर्जन नहीं किया। जब हमने मां अमृतम कार्ड निकाला, आज वो जो मैनिफेस्टो आपने देखा होगा कि पहले 5 लाख का लिमिट था, वो 10 लाख का लिमिट पे ये कार्ड गए हैं। तो ये मेडिकल सुविधा है, तो मेडिकल सुविधा हमने किसी को डाइवर्जन ऑफ ये नहीं दिया है। हम जब बाकी की अंत्योदय की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो पॉलिसी है वो अंत्योदय की है, यानी छिवाड़े के मानवी तक पहुंचने वाली हर एक भारतीय जनता पार्टी के सरकार की बेनिफिट्स की बात है। हम जब नल से जल की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि इस घर के नल में जल नहीं जाना चाहिए और इस घर के नल में जल जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मानता है कि 4.9 करोड़ जो वोटर है उन सभी को साथ लेकर एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी को करना है, जो हर एक सबका साथ सबका विकास को कथित करता हो। चलिए, फिर भी कुछ सीटें हैं जो सालों से कांग्रेस के पास है, उसी में से कुछ सीट है आनंद जिले की। 7 बैठक है, भारतीय जनता पार्टी के पास 2 थी और कांग्रेस के पास 5, सोजित्रा, पेटलाद, आंकलाव, बोरसद, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास था उमरेठ और खंभात। आनंद में भी कांग्रेस हमेशा सफल रही है। आनंद हुआ, बोरसद, ये सारी जगह है जहां कांग्रेस के नेताओं का दबदबा रहा है। क्या कांग्रेस की नेताओं का दबदबा 5 साल में कम हुआ है? आपने डेटा जो दिया है वो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। ये इसलिए इंटरेस्टिंग है कि आपने बहुत सही परखा कि ये जब से ये कांग्रेस की बेस्ट ऑन सीट गिनी जाती है। कांग्रेस के नेताओं पर विश्वास रखे आजीवन उनको लोगों ने वहां पर वोट किया है। बट अगर राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो जो अमेठी में हुआ, जिस तरीके से आदरणीय हमारे जो सांसद है उन्होंने राहुल गांधी जी को हराया, वैसे इस बार भी इनके जो कैंडिडेट है, जिस तरीके का उनका इंप्रेशन है, जिस तरीके का उनका व्यवहार विचार रहा है, लोग उनसे त्रस्त आ चुके हैं। कांग्रेस के केस में हमेशा 2 चीजें हमने कॉमन देखी है, या तो वो साथ में मिलकर करप्शन करके शासन चलाते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में, बॉम्बे में 100 करोड़ का हर महीने का टारगेट दिया जाता था, या तो फिर अंदर अंदर झगड़ने लगते हैं। आप पंजाब की राजनीति ले लो, आप राजस्थान की राजनीति ले लो, जहां गहलोत और पायलट जी लड़ रहे हैं, तो विकास का कार्य कहां होगा? भारतीय जनता पार्टी में आप कभी भी मतभेद नहीं देखोगे, मनभेद नहीं देखोगे। दोनों चीजें भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता आगे बढ़ता है वो एक डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता रहता है। उसको क्या कार्य करना है वो शीर्षस्थ नेतृत्व कहता है और उसी लाइन पर वो कार्य करने लगता है। तो ये आप कांग्रेस की जो सिस्टम आप देखोगे, या तो करप्शन करेंगे, या तो एक साथ रहे तो करप्शन करेंगे, या तो फिर झगड़ेंगे। ये पैन इंडिया इन लोगों का ये स्ट्रक्चर रहा है। तो ये इससे जो वहां की जो जनता है आनंद और वो पूरे पेटलाद की, क्योंकि वो मध्य गुजरात में आता है, वहां पर मेरा भी काफी प्रवास रहा है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार उनकी जो वेस्टर्न सीट्स है वो भी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का परचम वहां पर भी लहरा रहा है। चलिए, नजर बनी रहेगी। सूरत की सीट खास इस बार काफी महत्वपूर्ण है, दक्षिण गुजरात में आता है और यहाँ पर 16 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 15 है और कांग्रेस के पास 1 है। लेकिन आम आदमी पार्टी क्योंकि सूरत में नगर निकाय के चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है, ऐसे में आम आदमी पार्टी को ये भरोसा है कि हम
सूरत में अच्छा कर लेंगे। सूरत में कांग्रेस की एक सीट थी, वो भी जाने की कतार पर है और आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस का जो वोट शेयर है लगातार छीनने की, उन्होंने उसी जगह पर फोकस किया है जहां कांग्रेस वोट ले रही है। क्या आपको लगता है फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए पिछले जो अपना पिछला जो परिणाम जो था तो उसमें हमारी एक सीट आई थी, 15 सीट जो भाजपा पे गई थी। अभी जो आपका जो माहौल है सूरत के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो हमारे कांग्रेस को डैमेज नहीं कर रही है मेरी नजर से, क्योंकि अगर वो लोग 4 सीट भी लाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जाएगी, उनकी जाएगी, हमारी नहीं जाएगी। हाँ, उनमें से अगर मान लो कि वो दोनों के बीच में से अगर हमारा कोई रास्ता निकलता है तो उसका हमारा बेनिफिट है। अगर हम पिछला परिणाम देखने जाएंगे तो 15 से 17 सीट ऐसी थी पिछले इलेक्शन के अंदर जो 500 से 2000 सीटों के जो डिफरेंट 2000 मतों से कांग्रेस ने ये सीटें गंवाई थी। तो ये कहीं ना कहीं चीज ऐसी है कि हम लोग का फोकस यही है कि जो 15 से जो 2000 या 3000 सीट से हम लोग जो हारे हैं, जो कम मार्जिन से हारे थे, उन सीटों पर उनको सीट पर हम फोकस करेंगे। तो कहीं सूरत की तरफ हम लोग इतना वो नहीं देखते, क्योंकि वो सीधा चीज है कि वो अगर इफेक्ट करेगी तो बीजेपी को करेगी। चलिए एक छोटा सा जवाब, सूरत की सीट 15 सीट है और आम आदमी पार्टी हो सकता है कुछ सीटें वहां से आपके कब्जे से ले जाएं, क्या स्ट्रेटेजी है सूरत में? राजकारण वो हमेशा प्रजाकारण का माध्यम होना चाहिए, राजनीति नहीं पर राष्ट्रनीति, ये हम लोगों का जो सिद्धांत है। आदरणीय CR पाटिल साहब खुद दक्षिण गुजरात से आते हैं, नवसारी में वो पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा लीड से जीतने वाले सांसद भी रहे हैं। उनका जो पेज समिति का जो अबोध जो हमारा अस्त्र है, जो शस्त्र है, उसके तहत भारतीय जनता पार्टी साउथ गुजरात की 16 सीटों पर विजय होगी और इस बार की जो लीड है वो भी बढ़ने वाली है। साउथ गुजरात के प्रवास में जिस तरीके का वातावरण है, कल सूरत में आदरणीय नरेंद्र भाई का रोड शो था, उस वक्त केजरीवाल के नारे भी लगे। वो जो रोड शो के वातावरण अगर हम देखते हैं और किसने लगाया था वो भी हमको समझना चाहिए कि केजरीवाल का नारे किन किन लोगों ने लगाए थे, बट आपने वो इलेक्ट्रीफाइंग कहते हैं इस तरीके का वातावरण कल सूरत ने देखा है, साउथ गुजरात ने देखा है। तो 16 के 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय होने जा रही है, ये मेरा मानना है। सूरत में 16 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है क्योंकि सूरत में इस बार आम आदमी पार्टी काफी जोर लगा रही है। उनको लग रहा है कि सूरत में शायद हम कामयाब हों और सौराष्ट्र की कुछ सीटों पर जोर लगाया जा रहा है। कितने कामयाब होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पाटन और बनासकांठा, यहाँ भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कम ही सफलता मिलती है। बीजेपी को एक सीट है पाटन में, सिर्फ चाणस्मा की, जबकि कांग्रेस के पास सिद्धपुर, राधनपुर और पाटन। बनासकांठा में भारतीय जनता पार्टी के पास 3 सीट है, कांग्रेस के पास 6, वाव, धानेरा, दांता, पालनपुर, दियोदर। और ये सारी जगह पर जमकर चुनाव प्रचार भी हो रहा है। फायदा होगा कुछ? जिस तरीके से अमित शाह साहब ने ओवरऑल गुजरात की कमान संभाली है, जिस तरीके से CR पाटिल साहब जो दिशा निर्देश दे रहे हैं, जिस तरीके का कार्य लोगों के बेनिफिट के लिए हुआ है, ये सीटों पर भी मैं ये मानता हूं कि जो पोलराइजेशन, क्योंकि मैंने आपको जो रीजन दिया अभी पहले कि कांग्रेस को जहां जहां पर भी सत्ता मिली है वहां पर या तो वो अंदर अंदर झगड़ रहे हैं, या वो करप्शन में पड़ गए हैं, या तो वो उस तरीके का वातावरण खड़ा कर रहे हैं जहां पर वो पूरे MLA डॉर्मेंट हो गए हैं, जहां कार्य नहीं हो रहा उनका। तो इस तरीके का जहां वातावरण है तो लोगों को बदलाव इन सारी सीटों पर जहां कांग्रेस है वहां पर वो भी बदलाव देख रहे हैं। उन्होंने 8 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासन देखा है, उन्होंने ऐसे दिन देखे हैं जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल अब भारत में बनने जा रही है। ब्रह्मोस मिसाइल को जो ऑर्डर मिलता है वो फिलीपाइंस और इंटरनेशनल कंट्रीज से मिल रहा है। पहली बार ऐसा है कि कहीं भारत से बनाए हुए डिफेंस के इक्विपमेंट्स बाहर जा रहे हैं। अभी तक ऐसा था कि भारत ने बोफोर्स देखा, अगस्ता वेस्टलैंड के चॉपर का कौभांड देखा, और जहां पर बॉम्बे अटैक होता है वहां पाटिल साहब जो उनके गृह मंत्री थे कांग्रेस के, उन्होंने कितना समय लिया जो फोर्सेस को लाने में, उनको क्या जवाब दिया, और वो अमेरिका में जाकर किस तरीके से रोना रोते थे। उसी के सामने जब उरी अटैक हुआ तब हमने कैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया और हमने उनको किस भाषा में जवाब दिया, वो भी लोगों ने देखा है। लोगों ने ये भी देखा है कि जब 2G का जब कौभांड हुआ, जब उनको कांग्रेस को 2G चलाने के लिए दिया गया, ऑक्शन करने के लिए दिया गया, तब उन्होंने इतना बड़ा कौभांड कर दिया कि एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते उसके जो कितने मिंडे हैं, जो जीरो है, वो गिन नहीं पाए। उनको 2G 3G जीजाजी में ज्यादा इंटरेस्ट था, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 2 महीने पहले 5G ऑक्शन किया। वो ऑक्शन में एक भी बार कोई अपोजिशन उनके उंगली नहीं उठा सका, ऐसा ट्रांसपेरेंट ऑक्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया।
तो ये जो डिफरेंस है, जो तफावत है, ये गवर्नेंस का जो तफावत है, जो गवर्नेंस का जो सिस्टम है, जो 8 साल में और 27 साल में गुजरात में लोगों ने देखा है, इसी के बलबूते, इसी के तहत ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट्स आने वाले दिनों में जीतेगी। हाँ, बहुत सारी अलग अलग बातें आप लोग करते हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता जब आते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी यही सारी बातें करते हैं, एक ही तरीके की बातें करते हैं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर लगातार भारतीय जनता पार्टी सवालों के घेरे में है। कुछ कहना चाह रहे बाबू जी आप? हाँ जी, देखो उन्होंने इतना बड़े कंपाउंड और सबकी बात करी। हम लोग 2014 से देख रहे हैं कि ये इतने ऐसे कंपाउंडों की जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जनता ने कभी उनको या कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा है कि भाई आप जो करप्शन करने वाले हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे। आज 8 साल से उनकी डबल इंजन की सरकार चल रही है गुजरात के अंदर, और केंद्र में उनकी सरकार है। जो ये 2G कंपाउंड की जो बात कर रहे हैं, तो उनके जो सूत्रधार है ये राजा, वो अभी कहाँ पे है? कोनोमोजी है, वो कहाँ पे है? तो ये जो अपने महाराष्ट्र की बात की है, नारायण राणे कहाँ पे है? तो ये सारे उनकी फैक्ट्री में चले गए हैं। तो अभी जो मीडिया के समक्ष या उनके प्रचार के समक्ष पे जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने ये कांग्रेस वाले ने करप्शन किया, ये करप्शन किया, तो अभी उनके जो 303 सांसद है, उनमें से कहीं ना 70% जो सांसद है तो वो तो बीजेपी कांग्रेस के हैं। तो ये जो 2014 में जो पूरी फाइल और लिस्ट लेके जो नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी जो प्रचार कर रही थी, तो उनमें से टीक मार के आप देख लीजिए कि इनके जितने भ्रष्टाचारी नाम थे, सुरेश कलमाड़ी थे, ये सब थे, वो आज कहां पे है? तो रेडी बंधु जो थे वो कहां पे है? तो ये सब बात करने की बात नहीं है। अगर आपको फोकस करना है, आपने ही बोला था हम भ्रष्टाचार 100 दिन में आएंगे, वो हम लोग कोई भी पार्टी का भ्रष्टाचारी नेता होगा हम लोग अंदर कर दे। 100 दिन की बात तो छोड़िए, आज 8 साल हो गया, चलो कितने लोग को अंदर डाला वो भी आप बता दीजिए। तो ये सब चीजें बड़ी बड़ी बातें करने की बात है। मेरे मित्र ने बहुत सारे कहा कि फानस नहीं था, ये नहीं था, लेकिन उनको ये नहीं पता कि 27 साल पहले यहाँ पे बिजली आ गई थी बड़ौदा के अंदर, गटर की व्यवस्था थी वो भी आ गई थी, गैस लाइन था वो पूरे, ऐसे समझ लीजिए गुजरात के अंदर कहीं पे भी गैस लाइन नहीं थी, वो गैस लाइन लाने का काम कांग्रेस ने किया था। ऐसे बहुत सारा काम किया, शुरू कांग्रेस पार्टी ने किया था। हाँ, लेकिन हम लोग ने प्रचार में नहीं माना, क्योंकि जनता के हित में हमको काम करना है, हमने फोकस नहीं करना है। यहाँ तो क्या है, बीजेपी का एक ही रूल है कि कहीं ना कहीं 2-4-5 दिन में आओ और एक शिलान्यास करके चले जाओ। वही शिलान्यास फिर 1 महीने के बाद उनको फिर याद आएगा, या 6 महीने के बाद फिर आएगा, और वही फिर शिलान्यास करने का। प्रचार नहीं करते इसलिए जनता भी आपको भूल जाती है। नहीं, वही नहीं, अभी हम लोगों के पास जब जाते हैं तो कहते हैं कि दिक्कतें तो है, लेकिन आखिरकार वोट किसे करें? अगर भाजपा को नहीं करेंगे तो किसे करेंगे? चलिए मैं सीटों पर आगे बढ़ जाती हूँ। मोरबी, गिर सोमनाथ, अमरेली, अरवली, ये कुछ जिले ऐसे हैं सत्यन जी जहां तो भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलता ही नहीं है। क्या करेंगे इन सीटों पर? कुछ है रणनीति खास? जी, जिस तरीके से मोरबी ने इंडस्ट्रियल हब जो बना है, आपने देखा होगा कि जिस तरीके का एक पूरा इंडस्ट्रियल हब वहाँ पर बना है, मैन्युफैक्चरिंग एक हब है, वहाँ पर भी जो डेवलपमेंट हुआ है, आप राजकोट की बात करें, आप गोंडल की बात करें, वहाँ पर सोलर के जो फैक्ट्रीज लगी है, सोलर के लिए जो उत्पादन हुआ है, सोलर हाईएस्ट सोलर प्रोड्यूसिंग अगर स्टेट है तो वो गुजरात है। अगर ज्योतिर्ग्राम की बात करूं तो 18,000 गांव तक बिजली अगर पहुंची है तो वो गुजरात है। अगर हाईएस्ट 11 करोड़ शौचालय अगर इस देश में बनाए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं। उजाला योजना के 36 करोड़ अगर बल्ब कहीं पर गए हैं तो वो गुजरात से हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। वैक्सीन 190 करोड़ अगर किसी कहीं पर मिली है तो ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुई है। तो ऐसे तो अगर मैं आंकड़ों की बात करता रहूंगा तो बहुत सारे आंकड़े हैं, ये आंकड़े ही सपोर्ट करते हैं कि हम लोग कितने माइन्यूट। हम लोग जब जनधन योजना खोल रहे थे तब कांग्रेस हम पर हमेशा हंसती थी कि ये इस तरीके से कोई अकाउंट खुलते नहीं है और अकाउंट खोल के करोगे क्या। तो हमने डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर दिया। जो सरकारी स्कीम है, मान लो किसी किसान को 2,000 रुपये पर मंथ का वायदा हुआ है, अगर तो उसके अकाउंट में डायरेक्ट उसके अकाउंट में 2,000 रुपये उसमें जमा हुए हैं। जबकि यही वातावरण, यही चीज में जब कांग्रेस थी तब राजीव गांधी खुद कहते थे कि रुपया हमारा जब निकलता है तो सिर्फ 10 पैसा पहुंचता है, तो बाकी के 90 पैसे कौन खा जाता था वो सरकार को खुद को समझ में नहीं आता था। आज डायरेक्ट बेनिफिशियरी माध्यम से हर एक के अकाउंट में पैसा जा रहा है, तब उसका फायदा।
उसके तहत जो महिलाओं के लिए जिस तरीके के जो कार्य हुए हैं उनको, जैसे मुद्रा लोन है तो मुद्रा लोन के तहत जो व्यापारी वर्ग है उनको 10 लाख रुपए तक का लोन विदाउट गारंटी दिया जाता है। उससे आज परिस्थिति ये है कि एक उद्योग का पूरा वातावरण उस एरिया में बना है। तो मैं 100% ये मानता हूं कि जिस वातावरण के साथ वहां पर है वहां पर 100% भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, ये विश्वास जता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार। आप कुछ कहना जोड़ना चाह रहे हैं? अब हम एंड नोट की तरह आगे बढ़ रहे हैं। राजीव गांधी की जो बात उन्होंने की, तो मेरे मित्र को मुझे ये बताना है कि अभी तक आप 70 साल का जो इतिहास रखेंगे कांग्रेस का, तो एक समय या 2 समय ऐसा आया होगा जो मेजोरिटी सरकार कांग्रेस की थी, बाकी मिलीजुली सरकार को लेकर, मतलब दूसरे प्रादेशिक पार्टियों को तो उसको साथ में लेके उन्होंने सत्ता चलाई है। तो राजीव गांधी ने जो बोला था वो ये बोला था कि भाई केंद्र सरकार से हम लोग रुपया देते हैं, चाहे मान लो आंध्र प्रदेश में दिया, तमिलनाडु में दिया या गुजरात में दिया, तो वो आपको पास पहुंचते 15 पैसा, मतलब आप जनता के पास 15 पैसा तक पहुंचता है। लेकिन अभी जो फिलहाल उन्होंने जो जनधन की बात की कि हम लोग इतना दे रहे हैं, तो ये जो सेवा का माध्यम है, अगर आप किसान को 2000 रुपया देते हैं तो उसके सामने आप उनका जो खातर का जो प्रॉब्लम है, तो उसमें अभी देखिए आप हर चीज में उन्होंने इतनी महंगाई कर दी है। अब एक ट्रैक्टर की बात मैं करता हूं कि अगर किसान कोई ट्रैक्टर खरीदता है तो उसमें उनको 12% जीएसटी लगता है। मतलब 6 लाख का ट्रैक्टर हो तो 12% के हिसाब से 72,000 तो उसको उसमें पे करना पड़ता है। उसके ऊपर 4% उसको सेस लगता है, तो उसमें ऐसा समझ लीजिए कि 26,000 उसमें लगता है। और यही चीज हम लोगों ने पंजाब में जब हमारी सरकार थी तो केवल 1500 रुपये में हम लोग रजिस्टर कराते थे। आप पिछली इसमें देखिए इकोनॉमी बढ़ी है, ऐसा नहीं है। जो पहले जो टैक्सेशन देते थे हम लोग पिछले, आप देखिए 25 पैसा अगर दूध में बढ़ता था तो जनता लगातार बूमे करती थी और कहती थी कि भाई ये विरोध करती थी कि भाई ये 25 पैसा भी दूध का कम कर दीजिए, नहीं हमको पोसाएगा। तो कांग्रेस ने हमेशा उन लोगों की बातें मानी है और मिडिल क्लास है जो या गरीब वर्ग है उनके लिए काम किया है। लेकिन आज की परिस्थिति में ऐसा है कि इतना टैक्सेशन देने के बावजूद, इतना पैसा देने के बावजूद जो उनकी सुखाधार की जो परिस्थिति है वो कहीं ना कहीं वो लोग चूक गए। आज भी आपने बड़ौदा में देखिए जो पानी जो का वितरण होता है वो भी कितना गंदा आता है। अपने जो कॉर्पोरेशन में अब जाएंगे तो 15-20 दिन होता नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ना एरिया में से लोग महिलाएं आके वहां पर हल्ला करती है। क्या ये वोट कांग्रेस की, ये जो समस्याएं हैं वो वोट कांग्रेस के पाले में करने में भूमिका अदा करेगी? नहीं, मैं आपको वही जवाब मैं वही बोलता हूँ। इस बार मैं बोला ना पहले, अभी परिस्थिति क्या है कि जनता इतनी कंटाल गई है इन लोगों का शासन से कि कहीं ना कहीं बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमने ये किया वो किया, आंकड़ा दिखाता है, लेकिन जब ग्राउंड लेवल के अंदर हम जाते हैं तो उसमें वो चीज नहीं दिखती है। तो कहीं ना कहीं जनता उसे ऐसे ही नाराज है। 182 में से कितनी बैठक? हमारी जो हमारे प्रमुख साहब ने 125 की है, लेकिन मैं दिल से बोलता हूं कम से कम 104-105 पर हम लोग आते हैं। जी, प्रमुख से थोड़ा सा कम सीट आ रहे हैं। कितनी सीट भारतीय जनता पार्टी की 182 में से? प्रयत्न 182 में से 182 सीट पर ही रहेगा और हम लोग जो लैंडस्लाइड है वो विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। ज्ञान शक्ति, जल शक्ति, रक्षा शक्ति, जनशक्ति और ऊर्जा शक्ति के पंचामृत को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचा है तो उसका जो असर है वो लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ दिखेगा। बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने वो टॉक शो देखा ही होगा जहां एक स्टूडेंट ने यह सवाल उठाया था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी बातें तो करती है लेकिन नोटबंदी और जीएसटी पर क्यों कभी वोट नहीं मांगती है। वो भी उनके बड़े अभियान थे। खैर, इस पर मैं दूसरी बार जब बात करूंगी तब जरूर जवाब लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों प्रवक्ताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुड़े रहना है, 8 दिसंबर तक जुड़े रहना है, क्योंकि 8 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे मैं आपके सामने लेकर बैठूंगी। तब ये जो दावे हैं, ये जो वादे हैं जो जनता से किए गए हैं वो कितने सच साबित होंगे, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वीएनएम को यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं, देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये बातें सब तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वीएनएम की खबरों को 24 घंटे देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और ये थी अभी तक की खबरें। वीएनएम टीवी की सारी खबरें और न्यूज अपडेट्स आप
यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, जॉय टीवी और रॉक टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं VNM की खबरें। तो देखते रहिए VNM न्यूज। खुद को रखिए खबरों से और गुजरात के चुनावी माहौल से अपडेटेड। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।